बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज के दिन की बात करें, संडे है, यकीनन आप लोग अपनी फैमिली के साथ घरों में मौजूद होंगे, अपना वीकेंड जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। तो आपकी वीकेंड है उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ। देखिए, ज़िंदगी में सुकून, ज़िंदगी में कामयाबी मैं आप हम सब चाहते हैं, लेकिन उस कामयाबी के, उस तरक्की के, उस खुशहाली के कुछ तकाज़े हैं, कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिन्हें हमें पूरा करना है, जिन पे हमने काम करना है। तो उन्हीं तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं और उन्हीं पे डिस्कशन की जाती है। आज का टॉपिक, पहला जो हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, यकीनन बहुत अहम है। फर्स्ट क्रेडिट गोज़ टू माय टीम कि इतने वैलिड टॉपिक्स का इंतखाब किया गया कि वाकई ही लगता है कि इस वक्त इन मौज़ूआत पे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो हमें एक इस्लामी नेशन होने के नाते, इस्लामी तालीमात हमारे पास मौजूद होने के नाते हमें गुफ्तगू इसमें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस्लाम ने, इस्लामिक हिस्ट्री ने तो बहुत पहले तमाम चीज़ें वाज़े कर दी। बट इस वक्त मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, हालात हाज़रा की बात करते हैं, और जो इस वक्त जो तकाज़े हैं तरक्की के, कामयाबी के, सुकून के, वो जब मुख्तलिफ हो जाते हैं तो फिर गुफ्तगू तो करनी पड़ती है। फिर ज़रूरत महसूस होती है कि इन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया जाए, आवाज़ उठाई जाए, नाज़रीन के सामने रखा जाए, ताकि सबको पता चले, सबकी ये सोच में, ये अक्ल में बात आए कि हाँ, हमें इस पे सोचना है। जी हाँ जनाब, आज सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली बात, मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी को बदलने वाली एक चीज़, हम बात करते हैं तालीम व तरबियत की। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं ना, हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में ज़िक्र भी करती हूँ कि कहा जाता है कि किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को अगर आपने तरक्की की राह पे गामज़न करना है तो दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है। फर्स्ट हेल्थ, सेकंड एजुकेशन। और अगर आपने किसी मुल्क और कौम को तबाह करना है, उन्हें आपने तरक्की की राह पे गामज़न नहीं होने देना, रुकावट बननी है, तो इन्हीं दो चीज़ों को टारगेट कर लें, हेल्थ और एजुकेशन, तो वो मुआशरा कभी भी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकेगा। और इस वक्त जब हम हमारे मुल्क के हालात देखते हैं, इल्म को बहुत अहमियत हासिल है। हम अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, फ़र्स्ट लफ्ज़ भी जो है वो इकरा का जो है वो नाजिल हुआ, वहीं पे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तालीम, एजुकेशन, इल्म की जो एक अहमियत है वो हमेशा से थी, है और रहेगी। लेकिन इस वक्त हालात हाज़रा में हम कितनी इसकी वैल्यू को समझ रहे हैं, कितना अडॉप्ट किए हुए हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो तबकाती तकसीम में डिवाइड हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली अशराफिया, जो अपर क्लास है, उनके लिए तालीमी निज़ाम कुछ और है, जो मिडिल क्लास है उनके लिए डिफरेंट है, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है उनके लिए कुछ और ही टर्म्स है, कुछ और ही मीनिंग्स हैं तालीम के, इल्म के, एजुकेशन के। तो इसी पे हम बात करेंगे कि आया असर हाजिर की हम बात करते हैं, लोग कहाँ से कहाँ ज़माने की बात करते हैं। हम वेस्ट को देख लें, वो तरक्की की राह पे किस तरह से गामज़िन है और एजुकेशन को वो कितनी वैल्यू देता है। बट हम जब बात करते हैं मुआशरे के साथ, हम लोगों के साथ, दुनिया के साथ कम्पीट करने की, मुकाबले पे आने की, तो बहुत सारी चीज़ें उस मुकाबले में, रास्ते में हमारे रुकावट के तौर पे आ जाती हैं, जिसमें एक चीज़ है हमारे निज़ाम तालीम का अपडेट, अपग्रेड ना होना। तो इसी पे हम बात करेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि आया असर हाजिर में हमारी तालीम की, इल्म की अहमियत क्या है और उसमें कौन से मसाइल, कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो निकाला जा सकता है। मिसबा रियासत हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मिसबा, वक्त दिया आपने। मिसबा, चूँकि आप एक टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं, लोगों से डेली आप हमारे स्टूडेंट से मिलती हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से, सोसाइटी के हर तबके से आप लोगों का इंट्रैक्शन होता है। तालीम के, हम इल्म की बात करते हैं, कहते हैं तालीम और तरबियत जो है ना वो हमेशा साथ साथ होती है। तो क्या इस वक्त असर हाजिर में हमारी वो तालीम और तरबियत जिसकी एक वैल्यू थी, जिसमें वाकई एक असर हुआ करता था, आज है? अनफॉर्चुनेटली अब थोड़ा नहीं रहा, क्योंकि एज़ यू नो कि टेक्नोलॉजीज़ इतनी फास्टली जो उनसे वो ग्रूम की हैं, एआई ने इतना ज़बरदस्त तरीके से टेक ओवर किया है।
تو ہمارے جو نصاب سسٹم ہے, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ اس کو بیٹ نہیں کر پا رہی یا اس تک پہنچ بھی نہیں رہی. تو جس کی وجہ سے جب بچہ مارکیٹ میں جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے یا کہیں پریکٹیکل لائف میں, تو وہ بڑا گیپ آ جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ہمارا پریکٹیکل اور تھیوری سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے, بہت لیک کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بھی کنفیوز ہے, اس کو ایجوکیشن کی امپورٹنس نہیں سمجھ آ رہی. بہت ساری چیزیں جو ان سے وہ اس کو انفلوئنس کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایجوکیشن سے نکلتا جا رہا ہے. اور ایڈمیشنس آپ خود دیکھ لیں, جو ایک ٹائم بچے کو لگا بھی ایک اس طرف دی ہے نا کہ تم نے اچھے نمبر لینے ہیں, تم نے A+ گریڈ لے کر آنا ہے. ہم نے اسے اس طرف لگا دیا ہے. علم کا مقصد یا اس کی اہمیت کیا ہے, اسے سمجھنا یا پریکٹیکل اسے اڈاپٹ کرنا, اس طرف نہیں ہم اسے لے کر آ رہے ہیں. بالکل بالکل. آپ جب اسکولس کی طرف جاؤ تو آپ ہمیشہ بچوں کے پیرنٹس کو آپ یہی دیکھتے, بھائی تم نے A گریڈ نہیں لایا, یو آر لوز اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ چیزیں نا انسان کو ایک تو آگے گرو کرنے میں بھی, اب بھائی وہ آف کورس A گریڈ نہیں لا سکتا کیونکہ وہ اتنا کیپیبل نہیں ہے سب سبجیکٹس کے اندر, وہ ایک اسپیسیفک سبجیکٹ کے اندر, اگر تعلیم یا ایجوکیشن کی بات کرو اس میں وہ اتنا اچھا نہیں, لیکن اس میں کوئی اور ڈفرینٹ اسکلز ہوں. تو وہ اور ڈفرینٹ اسکلس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس اسکولز نہیں ہیں اس طرح کے, کہ اچھا ایک بچہ اتنی ٹائم نہیں دے پا رہا, اتنا یاد نہیں کر پا رہا رائٹنگ میں اور ان چیزوں میں نہیں اتنا, تو ایسے کیا اسکلز ہیں جس کی طرف وہ جائے اور وہ اپنی اسکلس کو امپروو انٹرسٹ لے اور وہ امپروو کر سکے, اور تاکہ وہ آگے پریکٹیکل لائف میں بھی ان چیزوں کو. پر انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے ایک یہ بھی چیز دیکھ لینا کہ بھائی ایجوکیشن کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایجوکیشن کیا ہے, ہاں نوکری تو مل جائے گی بس, یہ اس سے زیادہ نہیں. تو ایجوکیشن کو نوکری کے ساتھ جوڑ دیا, یہ ایک بہت تاکہ ہمیں ایک اچھی نوکری جو ہے نا وہ ہمارے لیے پانا آسان ہو جائے. اچھا مصباح, کیا اس وقت اگر آپ کے میرے اسکولنگ کی بات کی جائے تو ہمارے ٹیچرز جو تھے, ہمارے جو اساتذہ تھے, وہ پہچان جاتے تھے کہ آیا ہم کس سبجیکٹ میں اچھے ہیں اور کس سبجیکٹ میں ویک ہیں, اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ جو اسکلز ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہیں, اس کون سی ایسی ایکٹیویٹیز جس میں ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہمارے ٹیچرز یہ جج کر دیتے تھے, لیکن کیا آج کے ٹیچر جو ہیں وہ اس طرح بچوں کو جج کر پا رہے ہیں کہ آیا ایجوکیشن کے علاوہ ہمارا ایک تو تعلیمی نظام ایسا ہو چکا ہے کہ بچہ خود کنفیوز ہے, ایون ٹیچر بھی کنفیوز ہے کہ آیا اسے پڑھانا ہے یا اسے نمبروں کی طرف لے کے جانا ہے. تو اس میں کیا وہ آج کے ٹیچر میں وہ صلاحیت ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, آف کورس ہے, مگر وہ والی بات ہے کنفیوز ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ AI کا زمانہ ہے, تو AI میں اب ٹیچر اپڈیٹ نہیں ہو رہا, بچہ اپڈیٹ ہو رہا ہے, یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے. تو جس اگر ٹیچر کی لیک کرے گی, بہت ڈسٹربنس ہوگی, ایگزیکٹلی ڈسٹربنس ہوگی, نہیں ہو رہی ہے, تو وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب جیسے کووڈ میں جب آن لائن میں شفٹ ہوئے بہت سارے گورنمنٹ اسکولس اور بہت سارے پرائیویٹ اسکولس, تو وہ بہت زیادہ گیپ تھا آن لائن میں جانا. ہاں ایگزیکٹلی. چلو بچے کے لیے, پھر بچے کو وہاں پہ آن لائن بیٹھے رہنا اور ٹیچر کو آن لائن, بھائی آپ بورڈ تو یوز کر رہے تھے 10 سالوں سے 20 سالوں سے, پر آن لائن کیسا پڑھایا, وہ پریکٹسز نہیں تھی, تو جس کی وجہ سے ڈفرینس آنا شروع ہو گیا. چلیں اب اس چیز کو پریکٹسز میں لایا گیا. میرے حال میں بہت سارے اسکولس تو یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک کلاس یا مہینے میں 2 کلاسز ایسی ہونی چاہیے جو آن لائن ہو, تاکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ورچوئل کلاسز ہونی چاہیے, پریکٹس جو ہے وہ جاری رہے. اور سب سے امپورٹنٹ آج کل کے دور میں ورچوئل ایجوکیشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ لوگ یوٹیوب چینلز میں آپ کو بہت اچھے, آپ کچھ بھی سیکھنا چاہو آپ ایک کلک سے جو سا وہ کر لو. بہت سارے ایسے پلیٹ فارمس ہیں, جیسے آپ کا یوڈمی ہے, کورسیا ہے, اسمارٹ سم تھنگ ہے, ڈولنگ ہے, اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں. جب گھر بیٹھے ہوئے ایک جو ہے وہ ایک ٹیچر ہے وہ آپ کو ٹیچ کر رہا ہے, کچھ اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو فلفل کرنی ہوتی ہیں. جب ورائٹی آف کانٹینٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے, جب اتنا زیادہ بیجا مواد آپ کے پاس آ جائے گا, وہاں میں بھی تو مسئلہ نہیں ہوگا کہ بچے کے لیے اب اتھینٹک چیز, ویلڈ چیز, اس سے ریلیٹڈ یا اس سے جو وہ علم یا تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں اس سے ریلیونٹ سبجیکٹ یا پوائنٹ کیا ہے, یہ بھی سلیکٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ریسرچ تھیسز مختلف پڑے ہوں گے. اچھا اب یہاں پہ نا دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, آپ کی جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اور جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے, ان دونوں کو ملا کے آپ ایک اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا سسٹم کیا ہے,
आप मॉडर्न एजुकेशन में तो बच्चा घुस गया है, मगर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ नहीं जुड़ी, ये लैग करे जा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से हम लोग ना बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। अब इंडिया जो है वो आईटी में बहुत ज़्यादा, मैंने तो ये भी सुना है कि जो अरब है वो पेट्रोल से जितना प्रॉफिट कमा रहा है उतना वो इंडिया आईटी से, तो आईटी टेक्नोलॉजीज कैसे ग्रो किया, से हमें कुछ ना कुछ सीखना है हमेशा मैं तो कहती हूँ वो तो बहुत एजुकेशन में आपके वो तो बहुत आगे जा चुकी है। एक और चीज़, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में लैग करने की रीज़न क्या ये भी है, एक तो हमारा तालीमी निज़ाम वही पुराना, बिल्कुल, दूसरी जैसे मैंने भी इंट्रो में भी जिक्र किया कि हमारा बजट तो एग्जैक्टली मैं यही बात करना चाह रही थी कि हमें अपने जो भी आप पॉलिसीज़ बना रहे हो उसमें एजुकेशन का जितना ज़्यादा बजट हो सकता है उतना ज़रूरी है। रीज़न एक तो ये कि जब आप एजुकेशन में स्कूल सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त होना चाहिए। आपका बच्चा 8 से 9 घंटे अगर यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ऐसा होना चाहिए, आप टेक्नोलॉजीज ऐसे यूज़ करें जो अपडेटेड हो, जो भी आपके मॉडर्न तरीके हैं पढ़ाने के वो आप यूज़ कर रहे हो, मगर उसके लिए बजट कहाँ से आए? आज़ाद इदारे होने चाहिए जो इन बजट को या किस तरीके से बजट लाया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करती है, उनके साथ एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि वो लोग गवर्नमेंट इदारों में या और भी स्कूल कॉलेजेस के साथ जुड़ें और अपने एजुकेशन सिस्टम को पावरफुल बनाएं। अच्छा, क्या ये एक कोलैबोरेशन का ये एक सिस्टम जो है, क्या ये हिकमत अमली हम सब के माइंड में है कि आया ये अगर की जाए तो बेहतरी आ सकती है? अब ये कहना मुश्किल है कि सबके माइंड में है, यानी होनी चाहिए क्योंकि तभी तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए मेडिकल के बच्चे, कोई मेडिकल कॉलेज आप बता दें जो हॉस्पिटल से दूर हो, प्रैक्टिकल लाइफ एंड थेरी लाइफ दोनों जुड़ के तभी एक अच्छा डॉक्टर, हम लोग बहुत अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करें। उसका रीज़न क्या है कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में उनको साथ साथ इंगेज करें। अब बिजनेस पढ़ रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। एग्जैक्ट वो फिर वो बात आ रही है बजट। उनके पास वो जो नए जो जदीद आपके आलात हैं वो नहीं है उनके पास, उनके पास सिस्टम ऐसा नहीं है, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो लैक कर जाते हैं, तो वो वाली बात आ जाती है, आपके पास बजट नहीं है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है और गवर्नमेंट में चले जाओ तो वहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वही बात है, टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, मशीनरीज नहीं है अपडेटेड, मगर ये है कि जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, थ्योरी पढ़ रहे हैं और फिर जाके प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं। तो ये एक अच्छी तालीम का जो सा ना सिस्टम है। हमें वक्त के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें अपडेट बहुत रहना होगा, हमें अपने जो एक के लेके ट्रेनिंग्स हैं या वर्कशॉप्स हैं वो वक्त के साथ साथ जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो होती रहनी चाहिए। अब जैसे यूएसए में BBC बाइट साइज उन्होंने कोविड के दौरान एक चैनल स्टार्ट किया जो टीवी पे भी है, ऑनलाइन भी है, आप लोग वो देख सकते हो। तो वो क्या है कि आप घर बैठे हुए हर एज के ग्रुप्स को उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उनसे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, मतलब इतना ज़बरदस्त। अब हमारा एक चैनल बता दे जहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होती हो, प्रॉपर अपग्रेड किया हुआ है, AI को कैसे इंट्रोड्यूस किया है, आपको जो VR और AR है, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, वो आपकी हिस्ट्री को इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। पर अच्छा, आइडियाज़ जो अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि आइडियाज़ आप ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बट जब बात आती है उसको प्रैक्टिकल करने की, फिर बात आ जाती है बजट की, फिर बात आ जाती है एग्जैक्टली बजट की कि हमारे पास बजट नहीं है और फिर वहाँ पे जो है वो मसाइल आना। अच्छा, बजट के साथ साथ पॉलिसीज भी नहीं है। पॉलिसीज अगर पॉलिसी पे ज्यादा टाइम टिक नहीं सकते, एग्जैक्टली। कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये अब आज़ाद हमारे इदारे जो उनसे ना वो वीक है। एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो पॉलिसी मेकर हो, वो पॉलिसी मेकर लॉन्ग टर्म के लिए हो। एटलीस्ट आप लोग 50 इयर्स की पॉलिसीज बनाएं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी ही वो 50 साल आगे का सोचते हैं। एग्जैक्टली। और हम तो 5 साल आगे का नहीं सोच सकते। अब 5 साल के बाद 1 साल हमें नेक्स्ट 2 महीने बाद जो है वो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम किस तरह से तवक्को रख सकते हैं कि उस मुआशरे में या उस मुल्क में जो है वो बेहतरी आएगी।
ہم بات کریں ہمارا بچہ، ہمارا طبقہ، ہماری یوتھ جو 64% سے زائد ہے، ماشاءاللہ بہت اسکلفل ہے، قابل ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم اور علم یہ تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہمارے پاس وہ تعلیم تو ہے، ڈگری تو ہیں، لیکن جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، علم جو ہے وہ آپ کے اعمال سے، آپ کے معاملات سے جو ہے وہ چھلکتا ہے. تو اس علم کی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کمی لگ رہی ہے. یہ وہی بات کہ ہمارے جو تعلیمی نظام، تعلیمی سسٹم ہے اس میں کمی. اس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے آف کورس ایجوکیشن سسٹم میں کمی تو ہے، مگر علم جو ہے نا میرے میں وہ آپ اپنے سب سے امپورٹنٹ آپ اپنے گھر سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ماں کی گود ایگزیکٹلی. تو آپ اخلاق تو نا میرے حال میں گھر سے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے. پر آج کل جو میں نے ایک چیز ہے کہ آپ اگر ٹیچر نمبر کم دے دیتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ہائپر ہو جاتا ہے. بھائی آپ نے خود ارن کی ہے، ہم نے تھوڑی نہ دی ہے. پہلے نمبر کم ملتے تھے، ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اب بھائی گھر سے پٹائی ہونے والی ہے کہ تم نے نہیں پڑھا. ٹیچر کو بلیم نہیں کیا جاتا تھا، ایون ہمیں پنشمنٹ ہوتی تھی کہ یہ آپ کی ہی غلطی ہے، لیکن اب تو ٹیچر کو دبا دیا جاتا ہے کہ بھائی نمبر کیوں کم آئے ہیں. اچھا اب اس میں اب جب ٹیچر کو ڈانٹ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے سامنے تو وہ کیا رسپیکٹ کرے گا ٹیچر کی. تو یہ ایک بہت بڑا کلیش آیا جا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولس کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. بزنس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں علم جو ہے نا وہ صرف اور صرف اخلاق پہ ہی ہے. آپ کیسے بات کر رہے ہو، کیسے سمجھ رہے ہو، اس کو کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو. ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تھا بھائی غصہ سب کو آتا ہے، ایموشنس ہے نا آف کورس، مگر اس کو ہاں تو ایگزیکٹلی تو ویٹ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، اس کو ویٹ اس کے بعد دیکھو. کیونکہ ایک دم سے ہم جو علم کی بات کر رہے ہیں اسلام بھی تو یہی کہتا ہے نا، اسی لیے دوسرا یہ علم پہ زیادہ زور دیا ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ رک جائیں، ٹھہر جائیں، آپ اس وقت ایکشن کا ری ایکشن نہ کریں. آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ٹھنڈا پانی پئیں یا وہ جگہ چھوڑ دیں. اسی لیے تو اسلام نے کہا نا. بالکل. مگر اب کہاں ہے، کون بتا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا رہا. اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جیسے ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اب وہ ایجوکیشن سسٹم میں اسلام کا ہے. آپ اسلام دیکھ لو، آپ جتنے آپ کے نصاب سسٹم ہے جو بھی آپ کا، اس میں اسلام کی جو کتابیں ہیں یا جو اس کے بارے میں ڈسکشنس ہیں وہ بہت ویک ہے. ضعیف حدیثیں اٹھا کے ڈال دی یا کچھ ایسے. اب آپ جو آپ کا ایف اے ہے وہاں پہ مسٹر چپس پڑھایا جا رہا ہے. میں اسی بات پہ آ رہی تھی کہ ہمارے یہ سلیبس میں مسٹر چپس کا کیا رول ہے؟ ایگزیکٹلی وہ کیا ہے وہاں پہ اس کی جگہ اس شخص کی آپ زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. وائی ناٹ اس سبجیکٹ کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا. اب مسٹر چپس کا کیا رول ہے ہماری لائف میں؟ ابھی میں اتنی حیران ہوں کہ جو امریکہ، چائنا، سنگاپور کی نیشنل سنگاپور یونیورسٹی ہے ایک، وہاں کی لائبریری میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری کی پوری بکس پڑھی ہوئی ہیں. اگر ایک نان مسلمس کے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ 101 سائنٹسٹ کے بارے میں کہ بھائی ٹاپ سائنٹسٹ کون تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. تو ہم لوگ کے بچوں کو کون بتائے گا؟ انہوں نے ہماری کتاب قرآن پاک کو پڑھ کے آج وہ کہاں پہنچ گئے. بالکل. اور وی آر بلیسڈ کہ ہمارے پاس ہے اور ہم لوگ وسلم کی زندگی موجود ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں. ہم قرآن کا مطالعہ کر کے پڑھ کے ہم خود کامیاب ہو سکتے تھے. اس چیز کو جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی وہ ویسٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی تو ہمارا لیک ہو رہا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بات تو انہوں نے کہا وہی آئی تو سب سے پہلے یہی ہے کہ اقرا. تو جب ان سے اسٹارٹ ہی یہ چیز ہوئی ہے تو ہم لوگ کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کے جو انفلوئنسرز بنتے جا رہے ہیں یوٹیوب میں، وہ کیا اب کہتے کہ بھائی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں. اچھا، میں پچھلے دنوں ایک ڈرامہ ایکٹر ہیں، ان کی میں بات سن رہی تھی، مجھے اچھی لگی بلکہ ان کی یہ بات. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پہلے ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایجوکیشنل یا کوئی نہ کوئی موٹیویشنل چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی تھی، لیکن اب جیسے ہی آپ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ کے سامنے یہ جو انفلوئنسر ہیں، یہ جو ولاگر یا جو یہ ویڈیوز بنانے والے 15 سیکنڈ کی جو چیزیں آ رہی ہیں، اب آپ کا بچہ یہ دیکھ رہا ہے. بالکل. تو آپ کیا اس بچے سے، اس نیشن، اس قوم سے آپ کیا توقع لگائیں گے کہ وہ کیا کرے گی آگے؟ کیا پروڈیوس کرے گا، کیا پروڈکٹیوٹی کرے گا؟ اب ینگسٹرز کو میم کیا میم وہ دیکھیں نا، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دیز نیم. پیسہ
पैसा, एग्जैक्टली, सिर्फ पैसा। इनके और वो पैसा, और इन्फ्लुएंसर्स ने यही तो बताया ना कि आप अपना घर दिखा दो, आप टेंट करा लो, आप अपना अजीब सा वो और चीखो, आप जोर जोर से बोलो, तेज बोलो, तो इस तरह के अजीब से कंटेंट। और ये अब हम, अच्छा उस पर भी हम लोग अवाम का कसूर डालते हैं कि वो लोग देखते हैं। वो लोग क्यों देख रहे हैं ये अंडरस्टैंड कि क्योंकि यही चीज़ दिखाई जा रही है। अब मैं तो वहाँ पे फिर वही तालीम और इल्म की बात आ जाती है। फिर अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो फिर तालीम और इल्म तो रह जाएगा। एग्जैक्टली। फिर कहाँ हम तालीम को कहाँ रखेंगे, इल्म को कहाँ रखेंगे? बच्चा कंफ्यूज है, हमारा हम लोग ब्रेक के बाद मजीद नाज़रीन इस पर हम डिस्कशन करते हैं, इल्म की बात करते हैं। यकीनन दीन इस्लाम ने इल्म को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, लेकिन इस वक्त कहा जाता है ना जहाँ के इल्म तो मुसलमानों के मिरास है, लेकिन इसके बावजूद हम पीछे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मज़ीद हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक हम बात करें से हाजिर और हमारे इल्म की अहमियत। हमें जो अपने तालीमी निज़ाम को देखते हैं, अपने इल्म को देखते हैं, अपने मामलात को देखते हैं, इस वक्त अपने जो एथिकली अपनी एक वैल्यूज़ है, जब उनको देखते हैं तो बहुत सारे सवाल सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास दीन इस्लाम की तालीमात मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि आया हमें अपने जो मामलात हैं, अपनी जो ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजारनी है। इसके साथ साथ जब आप कुरान का मुताला करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। कहीं दूर भागने की या किसी से मुशावरत करने की तो आपको जो है ना वो ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली हम वेस्ट से इस कदर मुतासिर हो चुके हैं कि हमें लगता है कि वेस्टर्न जो लाइफ है वही सब कुछ है, बट उसके मुताबिक भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे। इसी पे हम बात करें कि आया इल्म की अहमियत को जानेंगे तो ही कामयाब होंगे, ना कि इधर उधर टकरे मारने से हम कामयाब हो सकते हैं। मिसबा साथ है, मिसबा हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैंने कहा था कि कहा जाता है ना कि इल्म जो है वो मुसलमानों की मेरास है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम पीछे क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों ने ना एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड कर दिया। मदरसों को अलग लेके चले गए हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ या मॉडर्न एजुकेशन है उसको अलग लेके चले गए। अच्छा, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें भी डिफरेंस, आपके गवर्नमेंट इदारे डिफरेंट है, जैसे आपने बिल्कुल स्टार्ट में कहा, प्राइवेट इदारे डिफरेंट हैं, और प्राइवेट में भी आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं, स्टेजेस आ जाते हैं कि गली मोहल्ले के स्कूल सिस्टम डिफरेंट हैं और जिनके नाम हैं उनके डिफरेंट हैं। तो जिसकी वजह से ना आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो हिल के रह गया। अब जब वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे आती हैं उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने क्या किया यहाँ पे आके, अब हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारा बैलेंस जो है ना वो अनबैलेंस हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों हम समझते हैं? हम इवन हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे दीनी मदारिस से पढ़ के वो निकले थे और एक अच्छी पोस्ट पे वो लोग जो है वो गए, बट अब जब हम देखते हैं, वही आपने जो बात की कि दीनी मदारिस की वो बिल्कुल अलग हो गई है और जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, जो तालीम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब हम जब अपने दीनी इस्लाम की तालीमात को देखते हैं उसमें तो कहीं मना नहीं किया गया कि आप जो है वो जदीद तालीम हासिल ना करो, आप कामयाबी की तरफ ना जाओ, आप एक्सप्लोर ना करो दुनिया को, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया, लेकिन हमने इसको अलग अलग कर दिया। हाँ, एक गज़वा में जब वो उनके पास दुश्मन के लोग कैदी बन के आ गए थे तो उनको पनिशमेंट के लिए क्या कहा गया था कि भाई हमारे लोगों को पढ़ाओ। अब उन जो दुश्मन थे, जो काफिर थे, वो हमारे मुसलमानों को क्या पढ़ा रहे थे? कुरान पाक तो नहीं पढ़ा रहे थे ना, दुनियावी चीज़ें पढ़ा रहे थे ना। तो उस टाइम पे जब ये इतनी इम्पोर्टेंस दी थी, तो आज तो डेफिनेटली वो चीज़ें अब अच्छा, अब यहाँ पे ये है ना कि बैलेंस नहीं हो पा रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक जो स्टडीज़ हैं और जो आपकी दुनियावी स्टडीज़ हैं उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे। उसमें आपका तनाव आ रहा है कि भाई अच्छा बच्चे को इतना, जैसे पीछे कुछ स्टार्ट भी हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी बच्चे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया जाएगा ये। अच्छा, एक और चीज़ भी ना, इतना ज़्यादा बुक्स हैं। अब जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स वो अमेरिका में होती है और उसकी जो बेटी है वो टू क्लास में है और कोई बैग नहीं लेके जाती, कोई वो हैवी बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जाती है, इतना बच्चे का वेट नहीं होगा जितना उसके बैग का वजन है। कहती है बहुत हद हो तो वो मैथ्स करवाते हैं और खेल कूद और ये चीज़ें, कोई नहीं वो होमवर्क दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। और आज मेरे जैसे नीस एंड नेफ्यूज़ हैं तो वो इतने बड़े बड़े बैग्स, और उसकी अम्मा उसको डांट रही भी हैं कि पढ़ो।
اگر ہم ویسٹرن کی بات کرتے ہیں، ویسٹ اتنا زیادہ ہم میں جو ہے وہ رچ بس چکا ہے، ان کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا وہ ہم نے بڑی جلدی اڈاپٹ کر لی، لیکن جو پازیٹیو تھی، جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لیے، بچوں کے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ تھی یا ایک ہمیں کہنے کہ کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی تھی، وہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کی. اب جیسے اپنے بچوں کی تعلیم کی بات کی، سب سے زیادہ جو وہ فوکس کرتے ہیں وہ یہی چھوٹے بچوں پہ، یعنی یہ جو پرائمری سے لے کے وہ ان پلے گروپ اور پرائمری اور یہ جو بچے ہیں ان پہ زیادہ توجہ، اور سب سے زیادہ ہائیلی جو پیڈ ٹیچرز ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں یونیورسٹی جائے گا تو بچہ خود سیکھ جائے گا. ایگزیکٹلی، اسکول جائے گا خود سیکھے گا. پھر اچھا کیوں سیکھے گا؟ اور بچپن میں بڑے بڑے بیگ دے دیے، اس کو پریکٹیکل کچھ نہیں سکھایا، آگے وہ کیا کرے گا؟ اور اس کو اچھا ڈیسیژن میکر نہیں رہتا نا. پھر آپ اس کو کتاب پہ رٹوا رہے ہو، وہ کیسے ڈیسیژن؟ کریٹیکل تھنکنگ، اس ایج میں کریٹیکل تھنکنگ بڑی ضروری ہے. بچہ کوشچن کر رہا ہے، آنسر کرو. عجیب کوشچنس کر رہا ہے، آنسر کرو. ہم خاموش کرواتے ہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ خود نہیں پتا نا خود کیسے آنسر اس کو کریں. کنفیوز ہو جاتے ہیں، اوہو اس نے کیا پوچھ لیا ہے خود. اچھا اب بہت سے آج کا بہت زیادہ تو وہ چیزیں جو ان سے نا جب مکس ہو جاتی ہیں نا تو پھر ہم لوگ بھی گھبرا جاتے کہ اب کہاں. اچھا اب جیسے اب اس میں بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. پہلے تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ بھائی آپ نصاب کو ایکول کریں. اچھا اب نصاب کو بھی ایکول کیسے؟ آپ دیکھا آپ KPK میں جاؤ تو وہاں پہ پشتو کی آپ کی جو بکس ہیں وہ بھی پشتو میں. اچھا سندھ میں جاؤ تو سندھی ہیں، سندھی لینگویجز کو کیا ہوا ہے اس میں. اچھا اسلام آباد، لاہور، کراچی جو مین بڑے سٹی وہاں پہ انگلش کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہوا ہے. تو وہ اتنا کھچمچ ہے کہ آپ کی جو مین اپنی مدر، کیونکہ ہم لوگ اپنی مدر لینگویج میں زیادہ اچھا سیکھتے ہیں ایسے، تو وہ کہاں ہے؟ آپ نے انگلش کو اتنا انفلوئنس کیا. جس آپ لینگویج میں آپ سوچ رہے ہوں گے آپ زیادہ اچھے سے بیان کر سکیں گے اس لینگویج میں. نو ڈاؤٹ لینگویج سیکھنا بہت اچھی بات ہے، اور آج کل تو زیادہ ملٹیپل لینگویجز کی ضرورت بن چکی ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے. مگر آپ جو مین ایک پرپس تھا تعلیم سیکھنے کا، علم سیکھنے کا، وہ آپ کی اپنی سوچ اور سمجھ کو آگے تک لے کے جانا. تو سوچ سمجھ میں پہلے بیریئر کیا آ گیا؟ لینگویج بیریئر آ گیا. اب وہ آپ کہیں انٹرویو کے لیے بھی جاؤ، آپ انگلش میں بات کر رہے ہو، آپ اچھا سوچ رہے ہو پر یو کانٹ اسپیک. اور آپ اچھا ایڈمیشنس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پیرنٹس کے انٹرویوز لے رہے ہیں کہ وہ کیسا بولتے ہیں، بچہ کیسا بولے گا. یہ بڑا عجیب سسٹم اسٹارٹ ہو گیا. تو انفارچونیٹلی ہم لوگ لیک کرتے جا رہے ہیں. اب اس میں کیا آ رہا ہے؟ پھر پالیسیز جو سی ہیں وہ آپ کی ویک ہو رہی ہیں، گورنمنٹ اس پہ ایکشنس نہیں لے رہی، آپ کے کچھ ایسے ادارے نہیں ہیں جن پہ ایکشنس، جو ان چیزوں پہ ایکشنس لیا جائے. بہت ضروری ہے. آپ کچھ بھی کر لو نا، آپ نے بالکل اسٹارٹ میں بھائی کسی بھی ملک کی ترقی کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ان سے وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن. اب جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اس سے سب کچھ لے لیا گیا نا، اس سے کہ سب کچھ لے لو، آرمی بھی لے لو ہماری، سب کچھ لے لو، مگر ہمارا ایجوکیشن نہیں لینا. جاپان نے مطلب اس ٹائم پہ کہ بھائی سب کچھ لے لو ہمارا، آرمی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری آرمی بھی لے لو، ہماری فورسز بھی لے لو، پر ہمارا ایجوکیشن. آج دیکھیں جاپان ایک عجیب کچھ 100 سال آگے وہ چل رہا ہے. ہم لوگ امریکہ کی بات کرتے ہیں نا کہ امریکہ آ گیا، ہم لوگ میں 100% گارنٹی کہ ٹیکنالوجیز میں، ایجوکیشن میں جاپان سب سے آگے ہے. ریزن کہ انہوں نے اپنے اوپر بہت محنت کی. ایجوکیشن سسٹم جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی جو بیسک ہے ایک تو ایجوکیشن کی ہم بات کریں، دوسرا جو ان کی لینگویج، جو ان کی اپنی قومی زبان ہوگی، وہ کبھی اس سے نہیں ہٹتے. بہت سارے ایسے ترقی یافتہ ممالک ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک کانفرنس ہونی ہے، اس میں اگر ایک امبیسڈر آ گیا تو ہم نے وہ پوری تقریب جو ہے وہ انگلش میں کر دینی ہے، چاہے اپنے وہ جو 500,000 بندہ بیٹھا ہے اس کو بھلے ہی ایک لفظ سمجھ نہ آئے، لیکن اسے ایک امبیسڈر کو سمجھ آنی چاہیے بات. تو کیا باقی جب ہم ممالک میں دیکھتے ہیں اس میں اگر آپ کا کیا ایک پاکستانی چلا جاتا ہے یا آپ کا ایک اردو اسپیکر چلا جاتا ہے تو وہ اپنی پوری تقریب اردو میں کریں گے؟ نیور. وہ اپنے باقی جو لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے وہ اپنا مدعا رکھیں گے، نہ کہ اسے ایک پاکستانی کو امپریس کرنے کے لیے. تو یہ بھی بات آ جاتی ہے ہمارے وہی تعلیم اور علم کی کہ ہمیں شعور کتنا ہے. اور یہ شعور کون ڈال رہا ہے؟ آپ کی جو میں حال میں جو ہائی رہی ہے وہ آپ کسی بھی بڑی سیمینارز میں چلے جاؤ، ورک شاپس میں چلے جاؤ، اچھا وہ انگلش میں بولیں، آپ کیا سیکھو گے وہاں پہ بیٹھ کے؟ ایک گاؤں سے آیا ہے. بہت ساری ایسی کانفرنسز دیکھی ہیں مصباح، لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں. کانفرنس کیا ہو رہی ہے، کیا بول رہے ہیں. بہت ساری ہمیں ساری کانفرنسز میں اب ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نہیں سنتا.
अब वो अच्छा इंट्रैक्शन जो उनसे ना बड़ा इंपॉर्टेंट। अब इंट्रैक्शन कब होगा, जब आप उनके मुद्दे की बात करोगे। अच्छा अब जब आप उनकी लैंग्वेज में आप उनके साथ बात करेंगे तो वो सुनेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है, तो उनका दिमाग काम करेगा और वो फिर सवाल उठाने की उनमें हिम्मत होगी, सवाल कर सकेंगे। एग्जैक्टली बस यही तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अब एक और जो हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई तालीम, अब हम लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पे कौन सी एजुकेशन है। पहले एक ज़माना था BBA MBA, सारी दुनिया BBA MBA में, अब IT का ज़माना है, सब बच्चे IT की साइड पे। यहाँ पे भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो परसेंटेजेस है वो डिवाइड करे कि भाई बिजनेस साइड पे कितने लोग जाएंगे, आपके IT में कितने लोग जाएंगे, ताकि वो जब वो इंडस्ट्रियल एरियाज के साथ कनेक्टेड कि हमें भाई हर साल इतने लोगों की इन कंपनीज में ज़रूरत होती है और वो उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी से वो कनेक्ट रहें और उस मुताबिक जो है वो एजुकेशन आगे स्टूडेंट्स को दें, ताकि अब एक फील्ड से ही 2000 बंदा निकल आएगा और नौकरियां होंगी 20, तो बाकी कहाँ जाएंगे। अब जैसे इंग्लैंड में है, वो लोग जो बिजनेस स्कूल्स हैं उन पे बहुत मेहनत करते हैं। रीज़न क्या है, इकोनॉमी का हिस्सा वहाँ से आ रहा होता है, क्योंकि वही बच्चे निकलेंगे और वो बिजनेस आइडियाज़ लेके आएंगे। तो हमारे बिजनेस स्कूल को अच्छा अब यहाँ पे कहा जाता है भाई तुझे कुछ चल कॉमर्स कर ले, चल बिजनेस डिग्री ले ले, मतलब ये बनता जा रहा है कि अब जो BBA है और MBA उसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। रीज़न क्या है, अपडेट नहीं है। MBA और BBA अपडेट नहीं, आपका डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, डिजिटल फाइनेंस आ गया है, ये चीज़ें आपके निसाब के अंदर होने ज़रूरी है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जो बिजनेस डिग्रीज़ हैं उनका इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ना ज़रूरी है। अब हमारा एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका हाल हमने क्या कर दिया, हम कितनी उसे वैल्यू दे रहे हैं ये भी हम सबको पता है जी। तो वो क्यों, अगर हम लोग एग्रीकल्चर को अपने ये बिजनेस डिग्रीज के साथ जोड़ें तो क्या बिजनेसेस नहीं निकल के आएंगे एग्रीकल्चर। आप अच्छे आइडियाज़ के साथ चलोगे, जो आम बिकता है और जो ज़ाया हो जाता है उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, उनको कितना अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर जो आपके केले के जो छिलके बच जाते हैं उससे बैग्स बन रहे हैं, लेदर के बैग्स बन रहे हैं। अच्छा जो बम्बो है उससे आप लोग डिफरेंट वो बना रहे हो, डेकोरेशन की पीसेस बना रहे हो। कितना ये एक तो सस्टेनेबल बिजनेस सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो सा वेस्ट जो सा वो यूज़ हो रहा है और इन्वायरमेंट को भी साफ़ कर रहे हैं, साथ में इन्वायरमेंट को अच्छी एक सस्टेनेबिलिटी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और इकोनॉमी बूस्ट पे जा रही है क्योंकि लोग पसंद करते हैं सस्टेनेबल होना। बट हम मुझे लगता है कि हम ना लकीर के फ़कीर हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। वो जो अपने हम तालीमी एक निज़ाम को देखें जो एक हमारा 75-76 सालों से चला आ रहा है, एक बना हुआ है, बस उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ हमने जो है वो अपडेट नहीं किया, हमने हमारे टीचर्स को जो है वो अपडेट नहीं किया, हमने हमारे जो सोसाइटी हमारे बच्चों को हमने अपडेट नहीं किया, बस एक ही चीज़ के पीछे हमने लगा दिया है कि आपने जो एक ये पेपर का टुकड़ा है ना डिग्री आपने ये लेना है। तो मिसबा क्या ये जो हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम, बल्कि मौजूदा क्या ये तो पिछले जब से हम आज़ाद हुए हैं यही चलता आ रहा है, तो क्या हम ये उम्मीद या तवक्को लगा सकते हैं कि ये तरक्की के लिए ये मुनासिब है निज़ाम? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं लगा सकते। हाँ। हमें उसमें अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सजाद रुआई का नाम लाजमी लूँगी, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, मगर ऑफ कोर्स अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर एक बंदा कितने लोगों के लिए काम कर सकता है। तो उसके साथ गवर्नमेंट का जुड़ना, गवर्नमेंट को इन पॉलिसीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है। और जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी कभी भी एजुकेशन सिस्टम बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बजट गवर्नमेंट अनाउंस करती है और वो जब अनाउंस करती है तो उसी में आप लोग अपनी देख लेते हैं कि भाई एजुकेशन को कितना जा रहा है, एजुकेशन की तरफ कितना जा रहा है। एजुकेशन की बात होती है कि हमारा जो बजट है वो दिन ब दिन तालीम, हमारे जो हेल्थ उनका कम होता जा रहा है। जितने ही ज़्यादा वो कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे इन दोनों चीज़ों का बजट जो है वो उतना ही कम होता जा रहा है बजाय कि वो ज़्यादा होता है। और एक और जो चीज़ है कि अब जैसे USA में आप 10th क्लास तक कोई फ़ी नहीं है, कोई सिंगल फ़ी नहीं है। और आज आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है ना तो 20-30 हज़ार रुपये अपने माइंड में रखना है कि ये बच्चे की फ़ी है, उसका आना जाना, खाना पीना, यूनिफॉर्म, ये सब। तो आप जब इन चीज़ों में लग जाते हो तो फिर वो बच्चे की ये आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हैं? नहीं, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट में फिर
तो रिलैक्सेशन है, फ़ी कम है, मगर गवर्नमेंट इदारे अपडेटेड नहीं है, ठीक है, यानी उनके वो तालीमी मयार उस तरह का नहीं है, तालीमी मयार उस तरीके से नहीं है, उनको टीचर्स अपडेटेड नहीं है, जो है उनको वर्कशॉप्स नहीं दी जाती, उनको ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती प्रॉपर तरीके से, हार्डली को 6 महीने में एक अद हो जाए तो हो जाए, या अभी समर चल रहा है तो समर वेकेशंस में कुछ हो जाए, मगर उसमें भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि भी समर वेकेशन में तो रेस्ट करना चाहिए, ये कहाँ से, मतलब हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं कि कहाँ, थोड़ा मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स लैग कर रहे हैं, पर वो थोड़ा सा ये उम्मीद भी रखनी चाहिए ना, उम्मीद तो दुनिया का है। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बेटर होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल ने अपना काम करना है। अब अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है या कोई प्राइवेट टीचर है तो उसको पता है कि भाई मैं टीचर हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मैंने अपनी मर्जी से। टीचर्स का बहुत अहम रोल आ जाता है, उस पर बात करते ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, जो हमारे टीचर्स हैं उनका जो इस वक्त किरदार है इल्म की अहमियत को उजागर करने में, वाज़े करने में, बच्चों तक पहुंचाने में, वो क्या है, किस तरह से वो उसे समझ सकते हैं, समझ रहे हैं या फिर नहीं, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हमारा पहला टॉपिक ऐसे हाजिर से रिलेटेड, यानी कि हम इल्म की बात कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में हम इल्म की अहमियत को जान सके, पहचान सके। इवन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नज़र आनी चाहिए हमारे रवैयों में कि वाकई ही हम इल्म रखने वाले हैं। देखिए, जब आपके पास इल्म मौजूद होता है तो आपकी ज़िंदगी, आपके मामलात, आपके जो काम हैं वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि आप इस दुनिया की हकीकत, अपने ज़िंदगी का मकसद, अपने अशरफुल मखलूक़ात होने का जो मकसद है वो आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। लेकिन इस वक्त हमने इल्म की अहमियत से हट के पैसे को जो है वो वैल्यू दे रखी है। जब आप पैसे को वैल्यू देंगे, जब आप हलाल और हराम में फ़र्क छोड़ देंगे, जब आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये दुनियावी जो आसाइशें हैं ये चाहिए, तो यकीनन ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो फिर बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इवन ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि पूरा मुआशरा जो है वो मुतासिर होता है। तो इसी पे हम बात करें, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे थे मिसबा के टीचर्स, यहाँ पे हमारे जहाँ हमने वालिदैन की बात की कि इल्म जो है वो घर से शुरू होता है, यानी कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। वहीं पे उस्ताद का बहुत बड़ा रोल जो है ना वो इसमें आ जाता है। तो क्या हमारा उस्ताद इल्म की अहमियत को उस तरह से उजागर कर रहा है? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, मगर वो वाली बात है कि वो करंट जो सिचुएशंस है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कहाँ पे कैसे लेके चलें। तो उसके लिए फिर वही बात है कि इदारों को चाहिए कि वो टीचर्स को ट्रेन करे, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस करवाए, स्पेसिफिक जो उनकी फील्ड है उससे रिलेटेड उन लोगों को वर्कशॉप्स करवाएं, ताकि उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि जब वो क्लास में जा रहा है तो उसको पता है कि आजकल की तालीम क्या है, आजकल का स्पेसिफिकली जो मैथ्स है, साइंस है, आर्ट्स है, या व्हाटएवर जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड अपडेटेड चीज़ें क्या हैं। तो ये इदारों की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ऐसे कोई टीचर्स की ट्रेनिंग सेशंस नहीं हो रहा है जिसमें हम कह रहे हैं मंथली हो गए, या आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर? हो रहे हैं, मगर आप देख लें कि उसमें नॉट इनफ, ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है उस। और अच्छा जो हो रहे हैं ना वो सही बात आ रही है कि एआई का ज़माना है, और एआई में तो कुछ भी आप लोग के एआई के आप खुद सीख रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, आप घर पे बैठ के सीख सकते हो। और जैसे मैंने कहा ना कि अब हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इदारे नहीं करा रहे पर आपको पता है कि मेरा ये पेशा है और मैं इससे अर्न कर रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे बेटर की तरफ लेके जा सकता हूँ। अब इदारों के, अब इसमें कोलैबोरेशन की बात है, भाई आप कोलैबोरेशन करें इंटरनेशनल लेवल पे, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें, ताकि आपके अब ये समर वेकेशन और टीचर्स वहाँ जाएं, वहाँ से सीख के आएँ। मगर उसके लिए फिर फंडिंग्स, इदारों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि फंडिंग्स नहीं है, बजट नहीं है। मगर जब तक इन चीज़ों पे काम नहीं होगा, हम लोग अपनी तालीम की वजह से हमेशा परेशान सबसे बड़ा मसला रुकावट है बजट एंड पॉलिसीज़। आई थिंक ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग लैक करते हैं, बहुत बुरे तरीके से लैक करते हैं, और इसी पे हमें जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अब वेबिनार्स हैं, आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उसके थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हो, मगर चेक एंड बैलेंस नहीं है ना कोई। आप अब जैसे आपको कहा है कि भाई आपने 2 वेबिनार्स लेने हैं, अच्छा हाँ मैंने ले लिए, तो चेक कौन करेगा वाकई में लिए हैं और वो किस कैपेबल के थे, कितना आपने सीखा उससे,
वो कितना इम्प्लीमेंट होगा, आपकी अगली जो क्लासेस होनी है उस पर कितना इम्प्लीमेंट होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस। अब देखिए ना, जैसे किसी ने आज से कोई 10-15 साल पहले अगर PhD फाइनेंस में की है, तो आज की फाइनेंस डिजिटल फाइनेंस हो चुकी है, तो अब वो फाइनेंस को किस तरीके से आगे कन्वे करेगा, तो उसके लिए उसको कोर्सेज करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी। हम लोग वीक है रिसर्च में, रिसर्च करना भूल गए। जब रिसर्च बेस पे भी वही बात आ जाती है, ज़रूरत होती है बजट की, आपको फंड्स चाहिए, फंड्स चाहिए होते हैं। मगर कुछ ऐसी चीज़ें ना जो आपको ऑनलाइन दस्तयाब हैं, आपको इतने बड़े फंड्स के, हाँ, आप अपने बिहाफ पे कर सकते हो। मगर फिर वो बात आ रही है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ज़मीर है जो आपको कहता है कि भाई हाँ, मैंने कुछ सीखना है क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ सिखाने की। और जब तक वो आपके अंदर नहीं है कि भाई मैंने कुछ सीखना है और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कभी भी अच्छे टीचर या एक अच्छे माशरे में एक अच्छा किरदार नहीं अदा कर सकते। और टीचर जो है ना, वो सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसी के थ्रू एक माशरा बनता भी है, और आपके अंदर इतने सारे लोग होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। तरबियत करने में, किरदार साजी करने में उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। वो हमारे ज़माने में तो चांटे भी पड़ जाते थे भाई, घर जाके बताते भी नहीं थे, हाँ, बताते मजीद हमें घर वालों से डांट पड़ेगी कि तुमने कोई शरारत को ऐसी हरकत की होगी तो उस्ताद से तुम्हें मार पड़ी है। लेकिन आज का बच्चा तो फौरन से कंप्लेन करता है कि मुझे उस्ताद ने डांटा है, मार तो बड़ी दूर की बात हो गई है। नहीं, अब तो वैसे टीचर्स भी थोड़ा सा खुद भी कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, ये ज़रा वो हो जाता है। मगर अब ना थोड़ा बच्चे भी ना इस चीज़ को ईगो में ले जाते हैं, अच्छा मार पड़ी, अच्छा ये ऊंची आवाज़ में बात की है, तो ये भी है ना। तो उस पर कितना पोलाइट वे में आपने लेके चलना है, उसको किस तरह बैलेंस लेके चलना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात आ जाती है वही कि हमारा जो तालीम है, हमारा जो इल्म है, वो हमें एथिक जो है वो सिखाता है। बिल्कुल। तो अब चाहे एक टीचर की बात करें, चाहे एक बच्चे की बात करें, हमारे जो अल्फाज का चुनाव वो बहुत मैटर करता है। यहाँ से आपका तालीम याफ्ता होना या आप कितना इल्म रखते हैं ये पता चलता है। जब आप बोलते हैं, आप अगर किसी के साथ कोई ऐसी बात करें जो आपको नापसंदीदा आपके लिए है, आप उसको टोकने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसे गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है ये मैटर करता है। लेकिन आज इन अल्फाज के चुनाव की कमी है बहुत। बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली एक शो देख रही थी, उसने बड़ी ज़बरदस्त बताया कि ABC को फॉलो करें। A एक्यूरेसी, जो बात कर रहे हो परफेक्ट बात करो, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करो, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। B वेरी ब्रीफ, ग्रेट, ठीक है, वर्ड्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसको ज़ाया नहीं करनी बहुत ज़्यादा। और C क्लियर, ग्रेट। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, जब भी आप किसी से बात करो, हमारा मसला क्या है, हम लोग जो भी बात करें उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं देख रहे कि ये ट्रू है नहीं ट्रू है, जो भी है कहाँ से मुझे कौन से रिसोर्स से मिल रही है वो, हाँ, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। भी अब बहुत ब्रीफ बात करो, ज़्यादा तमहीदें मानने की क्या ज़रूरत है, टू दी पॉइंट बात करें और बात लंबी ना छोड़े, और C जो से वो बहुत क्लियर बात करें। तो ये मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी है कि ये क्या ज़बरदस्त ये तरीका हो कि अब ये जो ABC, तो संडे है, वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठे होंगे, तो ये ABC के थ्रू बच्चों को समझाया जाए। Exactly. आपके जितने अल्फाबेट्स हैं आप इनके थ्रू बच्चों को बताएं। हम A फॉर एप्पल या B फॉर बॉल बच्चों को बता रहे होते हैं, व्हाई नॉट वो चीज़ें बच्चों को बताना शुरू कर दें जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम आए। एग्जैक्टली। अब हम लोग, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत। आप लोग, हम लोग ट्रेनिंग्स, ये सब चीज़ें ट्रेनिंग से आती हैं। पहले तो खुद को ट्रेन करें कि किस तरह हम लोगों ने करना है, फिर आप आगे कन्वे कर सकते हैं। पर बिजी हो गए हैं और चीज़ों में, ये डिवाइसेस ने तो वैसे ही सत्यानाश कर दिया सबका, तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम। और अब छोटी छोटी चीज़ें जो उनसी है वो इतना, उस पर इतना आप एक रील देखने बैठते हो तो घंटों आपका उसमें चला जाता है। तालीम के हवाले से एक और चीज़ हमारे माशरे में देखने को मिली है, ये एंटरनलिस्ट के कुछ कम हुई है, लेकिन वो कितना ख़त्म होने की तरफ अभी वो नहीं जा रही। को एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये एक ऐसा तबका है जो आज भी इसकी मुखालफत करते हैं। बिल्कुल तो क्या इसकी ये मुखालफत दुरुस्त है? अच्छा, तालीम तो तालीम है ना, वो आप चाहे आप को एजुकेशन के थ्रू हासिल करें या सेपरेटली। इसकी रीजंस बहुत ज़्यादा है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि पाकीज़ा माहौल, क्योंकि महरम और ना महरम की बात आ जाती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट तो
कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स दोनों तरफ से हैं। तो जैसे आजकल के दौर में आप इक्वल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम लोग औरतों को बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपका इंट्रैक्शन आगे मेल्स के साथ होना है, तो को एजुकेशन का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के, क्योंकि अगर आप फीमेल के साथ ही इंट्रैक्शन कर रहे हैं तो कल को अगर मेल आपके साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपको नहीं समझ आएगा आप डील कैसे करना, या एक मेल है वो मेल्स के साथ ही इंट्रैक्शन कर रहा है तो एक फीमेल के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो किस तरह डील करेगा। तो हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से को एजुकेशन का होना ज़रूरी है। हाँ, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो भी बात ठीक है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और एज यू नो कि अच्छा, अब इसमें भी हमारे वो बात है एजुकेशन की, इल्म की, हमें पता होना चाहिए कि दायरे क्या है, उन दायरों से आगे नहीं निकलना चाहिए। जो लिमिटेशंस हैं, जो एक बाउंड्री है, वो कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों ने उसको एजुकेशन को अब जैसे अब को एजुकेशन में अब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फंक्शंस और कॉलेजेस के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, तो फिर आई थिंक को एजुकेशन इज़ नॉट अ गुड फॉर दैट थिंग। इसमें हमारे फिर वही बात, इल्म या तालीम, अब उन चीज़ों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये ब्लेम आ जाता है जो हमारे इदारे हैं, जो उनके सरबराहन हैं, ये उनकी अब यहाँ पे जिम्मेदारी आती है कि आपने एक यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आपने बनाया, आप प्राइवेट उसको रन कर रहे हैं या गवर्नमेंटली आप उसको रन कर रहे हैं, तो आप उस पर ये चेक एंड बैलेंस रखें कि वो बच्चा या बच्ची जो अगर को एजुकेशन है तो वो तालीम के लिए आए हैं, ना कि वो एक थिएटर है जिसमें वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, थिएटर भी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि आजकल के हम सब यहाँ पे ना एक्ट कर रहे हैं, वी आर हेयर लाइक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अब इंटरटेनमेंट के लिए भी आपको एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए जहाँ पे प्रॉपर तरीके से थिएटर सिखाया जाए, मगर वो थिएटर को किस तरीके से सिखाया जा रहे हैं, अब वहाँ के अंदर उन फंक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इवन आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया, चूँकि अब तो वो कुछ भी छुपा नहीं होता, कुछ भी छुपा नहीं है, ऐसी वीडियो सामने जो कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की थी और वाकई शर्मनाक थी कि हमारे तालीमी इदारों में ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर हम इल्म की तवक्को करें। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें क्यों हो रही हैं? आपको पता है ड्रग्स बहुत आम हो रही है, 70% जस्ट पिंडी इस्लामाबाद में मेल एंड फीमेल बच्चा जो उनसा वो ड्रग्स और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। तालीमी इदारों के इतना वो स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, कॉलेजेस की भी बात की जाए। जिम्मेदार कौन? अब इसका जिम्मेदार कौन है? कौन देख रहा है? चेक एंड बैलेंस कैसे ये इतना ईजी अप्रोच हो गया है कि स्टूडेंट्स को पता है कि हमें कहाँ से ड्रग्स जो है वो मिल जाएंगी, और कौन उन्हें अलाउ कर रहा है कि वो उस ड्रग्स के साथ जो है वो उस तालीमी इदारे में जा रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। क्या इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? इस पे कोई, क्योंकि हमारे टीचर तो हमारे वो कहते हैं ना कि शक्ल से देख के पहचान जाते थे कि ये अपसेट है, इसको सबक आता है या नहीं आता, इसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया। वालिदैन जज कर जाते थे कि बच्चा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन दे रहा है तो समथिंग रॉन्ग। तो क्या आज का जो हमारा बच्चा है वो जब इतना तब्दील हो चुका है, उसके टीचर या उसके वालिदैन उसको बिल्कुल जज नहीं कर पा रहे? अब इसमें यही बात आ रही है ना कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक इन में कि कहाँ जा रहा है, कहाँ है। अब टीचर जो उनसे वो कह रहे हो कि फाइन, पेरेंट्स को परवाह नहीं है तो वाई वी केयर अबाउट इट, हम लोग क्यों इसका ख्याल रखें? तो ये एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर आपके जो बहुत सारे इदारे हैं वो कहाँ हैं भाई, जो इन चीज़ों को देखिए भाई, डीलिंग कहाँ हो रही है, कहाँ से आ रही हैं, तो और वो भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक तालीमी इदारा है, वहाँ पे ये चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो फिर वो बात आ रही है इल्म एंड तालीम। अब पीस ऑफ पेपर के लिए आप जा रहे हो, वहाँ पे पता है कि दिस इज़ नॉट फॉर गुड हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। तालीम अच्छा एक पीस ऑफ पेपर बात खत्म। तो वो बहुत ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस हो, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। और सबसे इम्पोर्टेंट मैम, ये आजकल जो आपका इंडिविजुअल डिवाइस है ना, ये आपका टीचर भी है, आपका दोस्त भी है, एक बहुत बड़ा उस्ताद है। ये बच्चों के पिछले हमने एक प्रोग्राम किया था तो हमारे गेस्ट ने कहा था ये तो बच्चों के ना वालिदैन बन गया। एग्जैक्टली, तरबियत अब ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसमें आप क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई जो आपके यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। इसका पैगाम क्या दोगी नाज़रीन को?
मैं सिंपल, यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें जो मैं यानी कि यहाँ बहुत पे कुछ इस पे और भी है जो हम बात डिस्कस कर सकते हैं, बट चंद अल्फाज में आपका चंद कहना। अल्फाज में यही, एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी कि Alright. भाई प्लीज़ अपने बजट और पॉलिसीज़ पे काम करें, ठीक है, और फिर एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सही, कि जो तालीमी इदारों के साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, आपके जो भी बड़े हिरारकी में हैं, वो प्लीज़ अपना इंडिविजुअल किरदार अदा करें, जी, ताकि एक अच्छी तालीम, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सके। ठीक उसके हो। में अपडेट जी। होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू related। सो मच मिसबा, वक्त Thank दिया you so आपने। much। यकीनन नाज़रीन बहुत ही वसी टॉपिक, इस पे मज़ीद हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जितनी इस टॉपिक पे गुफ्तगू हुई है, अगर उसी को हम बेहतर कर लें, उसी की बेहतरी की तरफ चले जाएं, तो काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। जब हम इल्म की बात करें, इल्म की अहमियत हमें समझ में आ जाए, तो आज जो मुआशरे में हमें बेशुमार मसाइल का सामना, या इंडिविजुअली हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा है, उसका एटलीस्ट हम हल निकाल सकते हैं। ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी हमारा बहुत ही अहम है, ख़ास है, हम सब की ज़िंदगी से रिलेट करता है, डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा कि ये हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है। अच्छा, हम बात करते हैं मुआशरे की। अब हम इस मुआशरे के, यानी कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी इस मुआशरे के एक अहम फ़र्द हूँ, तो मुझे मेरी ज़िम्मेदारी को, मुझे जो मेरा एक रोल है उसे समझना होगा। इसी तरह जब हम इस मुआशरे में बसने वाले तमाम तर अफराद की बात करते हैं और देखते हैं कि इस मुआशरे की जो तश्कील है, जो तामीर व तरक्की है, उसमें क्या वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं या फिर नहीं, तो इस पे बहुत ज़्यादा कह लें कि एक लंबी लिस्ट सवालों की जो है वो खड़ी हो जाती है कि आया हम क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं मुआशरा जो है वो कामयाब हो, इसकी तश्कील के लिए हम सब काम करें, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है या जब तशख़ीस की बात आती है, किसी चीज़ को हम पहचान सकें, उसके शनाख्त कर सकें कि आया मसाइल कहाँ पे आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, उसका सलूशन क्या हो सकता है, वहाँ कहेंगे ये तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तो हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है, ये तो फ़लाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो उन्होंने ये ठेका उठा रखा है इस मुल्क को कामयाब बनाने का, मेरी तो ये ज़िम्मेदारी नहीं है। क्यों भाई, मैं इस मुआशरे का हिस्सा नहीं हूँ? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, जहाँ जिस तरफ हमें धकेल दिया जाता है हम वहाँ चले जाते हैं, हमारी अपनी कोई सोच समझ सलाहियत उस पर हम तवज्जो नहीं देते। देखें, पहले भी मैंने बात की कि इंसान, उसको अशरफ अल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है, किस वजह से दिया गया है, यही अगर आप सोच लें तो आपकी डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। आप इधर उधर जो है वो धक्के नहीं खाएंगे, इधर उधर आप टकरे नहीं मारेंगे। एक डायरेक्शन, एक विज़न जो है वो आपको मिल जाएगा इस मुआशरे की तश्कील के लिए और अपने किरदार को समझने के लिए। इसी पे हम बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं साइमा रिजवान शाह साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। साइमा, इस so वक्त मुआशरे को कैसे देख रही हैं आप? इसकी तश्कील के लिए हम सब यकीनन इस मुआशरे का एक फ़र्द हैं, हम सब की एक ज़िम्मेदारी है। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आप कैसे देख रही हैं इस मुआशरे को? जी, पहले तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। और मुझे जो नज़र आ रहा है वो हर एक आदमी दूसरे आदमी या खातून दूसरी खातून के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ब्लेम गेम चल रहा है कि आपने ये चीज़ ठीक नहीं की। हमें ये सबसे पहले सोचना है कि हमारा अपना किरदार क्या है, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। जब हम कुरान उठाएंगे, कुरान को पढ़ेंगे, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, सिर्फ एक वजीफ़े की तरह नहीं पढ़ेंगे, तो हमें ये सबसे पहले ये समझ में आ जाएगा कि इस माशरे में रहते हुए हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। तो सबसे पहले तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए तर्जुमे के साथ और अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए कि हमारी बीइंग अ मदर, बीइंग अ खातून, मेरी अपनी ज़िम्मेदारी क्या है। बजाय इसको कि मैं सामने वाले मर्द को कहूँ कि वो मुझे देख रहा है, मैं पहले कुरान में देखूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने क्या इंडिविजुअली, उसके बाद फिर मैं दूसरों के घरों में ताक झांक करूँ, भाई तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ये तो तुमने काम अच्छे से नहीं किया। पहले मैं देखूँ क्या आया मैंने इस मुआशरे के लिए, मैंने इस मुल्क को या इस मुआशरे को क्या दिया है। जिस तरह से इस्लाम ने मुझे कहा था, मुझे दर्ज दिया था कि ये तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, ये तुम्हारे लिए अहकामात हैं, तुमने ये काम जो है ना वो सर अंजाम देने हैं, उसमें कोई गफलत नहीं बरतनी, तो क्या मैंने वो मुकम्मल किए या फिर नहीं? ये सवाल तो सबसे पहले मुझे खुद से लेकिन हम दूसरों से कर रहे हैं। जैसे एज अ मदर मैं कहूँगी कि मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, तो मैंने सबसे पहले ये देखना है कि मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाया है जो वो आगे ट्रीट कर रहे हैं मैविश से।
तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मेरी ही आ गई ना, कि मैंने उनको क्या तमीज़ सिखाई है, मैंने उनको सलाम करना सिखाया है, मैंने उनको नज़रें झुकाना सिखाया है, मैंने उनको लेन देन सिखाया है कि नहीं। मैं अक्सर ये बात बोलती होती हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने टमाटर ख़रीदे, देखे वहाँ पर हमारे हुक्मरान आके उसकी प्राइसेस को फिक्स नहीं कर रहे, वो खुद कर रहा है। आप जाएं 3 जगह पे 3 प्राइसेस हैं मुख्तलिफ। उसका रीज़न क्या है कि उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई हुई। तो फिर हम जाके अपने हुक्मरानों को ब्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने तो एक रेट लिस्ट दे दी ना, एग्जैक्टली। हाँ, उसमें बीइंग पाकिस्तानी मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि मैं उस लिस्ट को फॉलो करूँ। तो हम सबके अपने अपने फ़राइज़ हैं। जिस दिन हमने उस चीज़ को देखना शुरू किया, माशरा ठीक हो जाएगा। यकीनन माशरा ठीक हो जाएगा, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं, मुझे लगता है, सुधरना चाहते। अच्छा, एक और चीज़ साइमा कि हमारी ना कोई डायरेक्शन नहीं है, हम बिल्कुल बेसिम्त हो चुके हैं। कोई हमने किसी सिम्त का तयन नहीं किया कि ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरी लाइन है, ये इस पे ही मैंने रहना है, चाहे जिस तरह के भी हालात हो, मैंने इस सिम से इधर उधर नहीं होना। लेकिन हम बिल्कुल जो है ना वो डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, कोई डायरेक्शन हमारे पास है ही नहीं। आया हम तशखीस कैसे करें, पहचाने कैसे कि क्या मैं अपनी डायरेक्शन से हट तो नहीं गया या हट तो नहीं रहा, उसकी तशखीस कैसे हो सकती है? फिर वही बात आ जाती है कि जब हम कुरान खोलेंगे, हदीस खोलेंगे, उसवाए हुस्ना खोलेंगे, तो फिर हमें सब कुछ नज़र आ जाएगा। हमारे अंदर से बेसिकली कनात ख़त्म हो चुकी है। हम देख रहे हैं दौड़ एक लगी हुई है, हमने यूएस जाना है, हमने यूरोप जाना है, हमने दुबई जाना है, हमने इधर जाना है। जब कनात पैसा कमाना है। आप देखेंगे हमारे जो बुजुर्ग थे उनमें कितनी कनात थी, तो वो फिर इधर उधर दूसरों को नहीं देखते थे। अगर किसी ने रोज़ नया जोड़ा पहना है, आपकी वालदा या मेरी वालदा उस चीज़ को नहीं देखती थी, मैं और आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, हमें बिगाड़ की तरफ लेके जा रही है कि दूसरों की तरफ देखना, अपने उसमें देखो, अपने आप को सुधार पैदा करो। जैसे आपने पहले कहा ना, अपने आप को सुधार पैदा करो। तो जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, अपनी लिमिट्स को नहीं देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, तो वो बिगाड़ चलता ही जाएगा, दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें। अच्छा, ये जो हम एक पैसे की दौड़ में लग चुके हैं, इस रेस में, उसके लिए चाहे हमें कोई भी डायरेक्शन लेनी पड़े। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आप रिज़्क़ हलाल की उसमें तलाश में निकलते हैं तो आपकी डायरेक्शन फिर बिल्कुल दुरुस्त होती है। आपको पता होता है कि वो मेरी मंजिल है और मैंने ये रास्ता है, इसको मैंने इख्तियार करना है। जब आपको पता है कि अच्छा मंजिल ये है, लेकिन रास्ते का आप तयन नहीं कर पा रहे, आपकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आपको हलाल हराम में आपको कोई तमीज़, कोई फ़र्क ही नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन बेशुमार मसाइल लेकर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें यह है कि पैसा, फेम या इस तरह की जितनी चीज़ें, ये सब बिगाड़ पैदा करती हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, अगर मैं देख रही हूँ कि किसी और की जगह पे वो कहीं और पे खड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे कोई नारायण का गाने जा रहा है, अब मैं उसके पीछे लग जाऊँ कि भाई मैंने हर हाल में जाना ही जाना है, तो मैंने तो अपनी मीन्स को देखना है कि भाई मैं जा सकती हूँ, मेरी जेब इजाज़त देती है कि नहीं। फिर वहीं पे बात आ जाती है कि वहाँ पर जाके ना माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, आपके बड़ों का बड़ा रोल है कि आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया गलत है, मोबाइल नहीं देना चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को या अपने बहन भाई जो भी आपके अंडर आते हैं, आप उनको सिर्फ तमीज़ सिखाएं, उनको ये चीज़ बताएं कि ये चीज़ गलत है और ये ठीक है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, ये फ़ायदेमंद है। आप यकीन करें वही सोशल मीडिया उनको सुधारेगा। वेरी ट्रू। ये चीज़ यकीनन मैं ज़रूर अपने वालिद साहब का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बात की वालिदैन की तरबियत की। हम अक्सर देखते हैं हमारे मुआशरे में बहुत सारी ख़वातीन के साथ ऐसी हैपनिंग्स हो रही होती हैं, ब्लैकमेल केसेस हो रहे होते हैं बहुत सारी, यानी कि ये सोशल मीडिया की खासकर बात करें, इसके थ्रू बहुत सारे इश्यूज जो है वो सामने आ रहे होते हैं। आज से 10-12 साल पहले जब मैंने मूव किया इस्लामाबाद के लिए, तो मेरे वालिद साहब ने एक ही बात की, कहा बेटा इंसान जो है ना वो ख़ता का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है, उस गलती को छुपाने के लिए किसी से ब्लैकमेल मत होना, उस गलती को छुपाने के लिए, यानी कि एक गलती को छुपाने के लिए तुम्हें 10 गलती और करनी पड़ जाएंगी, तो जो जैसी भी हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे आके बताना। और जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, तुम्हारी ये लिमिटेशंस हैं, कभी भी इस लिमिट को क्रॉस मत करना, और हमारी इज्जत
अब तुम्हारे हाथ में है, हम तुम पे ट्रस्ट करके ये बात आगे मूव करने की इजाजत दे रहे हैं। अब ये एक तरबियत थी कि मुझे पता चल गया कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं, मुझे इसको क्रॉस नहीं करना। हाँ, इंसान है, खता हो गई, तो मुझे कैसे उसको अब डील करना है, मुझे वालिदैन के साथ मिलके उस सिचुएशन को कैसे हल करना है, ये मुझे अब पहले से बता दिया गया। मेरी एक तरबियत में, मेरे एक माइंडसेट में वो बात शामिल कर दी गई। लेकिन आज का बच्चा अपने वालिदैन के साथ वो फ्रेंडली नहीं है। हाँ। उसका दोस्त बन गया है उसका सोशल मीडिया, उसका दोस्त बन गया है मुआशरे में रहने वाला वो फर्द जिसे वो जानता नहीं, वो फर्द जो उसको नहीं पता कि इसकी कैसी तरबियत करेगा। तो यकीनन फिर बिगाड़ इस वक्त हमारी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा, और वो आएगा बहुत सारे मसाइल को लेके। बिल्कुल, फिर वही देखें, ब्लेम गेम आ जाता है होगा। और मैं वही फिर बात करूंगी कि बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को ट्रस्ट देना चाहिए। Yes. हर तरह का। मैं अपने बच्चों को, जैसे मैं तो ज़ाहिर अपनी मिसाल लूँगी, मैं उनको कहती हूँ कि देखो, माँ बाप, बहन भाई, इसके अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। इसके अलावा ठीक है, आप ज़ाहिर दुनिया में आए हैं, आपने उनके साथ गुजारा करना है, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है तो वो सिर्फ ये 4 है, जो आपको अच्छा मशवरा देगा, आपके साथ चलेगा, आपका गमख्वार होगा, आपके अच्छे, हाँ, वो आपकी फैमिली है। तो ये अगर किसी को समझ में आ जाए ना, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। अब ये हम मुआशरे की यहाँ तश्कील की बात कर रहे हैं, तो आगे चल के हमारे इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं नौजवानों ने इस मुआशरे को टेक ओवर करना है, इस मुआशरे को संभालना है। हाँ, एक चीज़ मुझे और मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि बच्चों के ऊपर चीज़ों को थोपे नहीं। जैसे कहते थे ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नहीं, आप उनको अभी देखें, अभी वो टाइम आ गया है कि आप उनको करने दें जो वो अच्छा, कर। यहाँ फिर मुझे मेरे वालिद साहब की बात याद आ गई। मुझे बचपन से कहते, बेटा आपने डॉक्टर बनने में, हाँ, बड़ी इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें, बड़े इंटरेस्ट नहीं है। वो लफ्ज़ है ना, पंजाबी में उन्होंने बोला था, मुझे हमेशा वो याद आता है, पुत्र जी तुसी करना की चाहते हो? मैं कि अब्बा जी मैंने एंकर बनना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, जाएं, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकती हैं, ओके फाइन। देखें, ये ट्रस्ट किया ना आपके ऊपर, बिल्कुल। तो फिर आप जो है ना सारी जिंदगी इसको प्रूफ करेंगी। वेरी ट्रू। क्योंकि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने अपने वालिद का ट्रस्ट नहीं तोड़ना। ये आज अब एक वालिदैन को जब हम माँ बाप को देखते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस में मसरूफ है, वो बच्चों को एक कहते हैं ना पैसा देने की धुन में, पैसा कि हमने तो इसको सारी आसाइशें दे दी, एक अच्छे घर में रहता है, अच्छी गाड़ी दी हुई है, इसको बड़ा एक अच्छा ब्रांडेड मोबाइल फोन लेके दिया हुआ है, एक अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी में हमने उसका एडमिशन करवा दी है, और इसे क्या चाहिए? नहीं, बच्चे को वालिदैन का वक्त भी चाहिए, क्योंकि उसने आगे मुआशरे से लड़ना है, डील करना है। और वो डीलिंग कहाँ से सीखेगा जब उसके घर वाले उसको वक्त नहीं दे रहे? वो कैसे समझेगा कि इस मुआशरे की तश्कील में मेरा रोल क्या है? वो तो अवॉइड करेगा या इग्नोर करेगा, या फिर वही उसकी डायरेक्शन ही नहीं रहेगी कि मुझे कहाँ किस तरफ जाना है। अगर आपका बच्चा टिकटॉकर बनना चाहता है ना, तो आप उसके पार्टनर बन जाएं। आप यकीन करें, वो गलत टिकटॉक नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम उसे छोड़ देंगे कि बस आपने जो करना है करो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो कमाई में लगा हूँ और मुझे बहुत सारे काम है, तो यकीनन वो बिगाड़ का शिकार होगा। एक और चीज़ हमने देखी है इस वक्त हमारे मुआशरे में, चूँकि नौजवानों का ही जिक्र हो रहा है, इसी से रिलेटेड है। एक तो ये वजह आ गई कि वालिदैन जो है वो बच्चों को उस तरह से वक्त नहीं दे पा रहे, उस तरह से उन पे तवज्जो नहीं किए हुए, जो कि उन्हें एक ज़हनी तनाव का शिकार भी इस वजह से हमारे बच्चे नौजवान जो है वो हो रहे। एक और चीज़ को उनमें ना मनफी सोच, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर कोई भी बात करते हैं ना, तो एक होता है ना कि आप हमेशा उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स निकालो कि मसाइल हैं, मुझे उसमें जो उसका हल भी तो होगा ना। तो हम अगर कोई भी ऐसा मामला, कोई भी बात या कोई भी ऐसी चीज़ रखते हैं अपने नौजवान के सामने, सबसे पहले वो नेगेटिव सोचते हैं। व्हाई? अच्छा, उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपको अपना बताऊं। ज़ाहिर है हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। मैं भी ज़ाहिर ऐसी थी, तो मेरी कुछ चीज़ें नेगेटिव जा रही थी और मैं नेगेटिव सोच रही थी। आप यकीन करें, वो कहता है ना अल्लाह ताला, मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं मुझे वैसे ही पाओगे। तो मुझे ये एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने कहा कि फाहिमा तुम इस मामले में ना पॉजिटिव सोचो। आप यकीन करें, जब मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव सोचना शुरू किया ना कि अच्छा ये सिचुएशन हो गई है, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो हमें अपने इसके माशरे को सुधारने के लिए अपनी पॉजिटिविटी को आगे लाना है। ये चीज आपको प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। बात फिर वही आ गुमान करोगे, आपको हालात
वैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल, और ये मीडिया के थ्रू और मैं कहती हूँ हर जगह ये फैला दिया जाए ना कि भाई ट्रस्ट कर लो अल्लाह के ऊपर, तुम्हारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये महविश नोट की है कि हमारी जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल, वो जो है ना, अगर उसको सुधारो ना तो वो सुधर भी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नेगेटिव ही जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी उनके साथ हो रही हैं जिसकी वजह से नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप सराउंडिंग में पॉजिटिविटी फैलाना शुरू करेंगे तो वो पॉजिटिव हो भी। हाँ, एनवायरनमेंट उनको ऐसा दें। तो ये एक गैप, मुझे ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत हमें अच्छी तरबियत की, हम जो है ना, हम अपने बच्चों को वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें अपने आप को सुधारना है पहले। जब हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। इसके लिए हमें घर का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक करना, वो तब्दील करना होगा, उसमें पॉजिटिविटी लानी होगी कि भाई और उसके लिए जरूरी नहीं हो जाएंगे, डजंट मैटर। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप टीवी में हर वक्त किरात लगा के रखें, आप चिल करें, लेकिन अपने माहौल को ठीक करें और अपनी जो ज़बान से अल्फाज निकाल रहे हैं ना उसको पॉजिटिव निकालें। जो होता है ना कि एक वाइब्स होते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं कि आप जो सोच रहे होते हैं, अब उसके वाइब्स आपके इर्द गिर्द लोग जो है ना वो कैप्चर कर रहे होते हैं। एक चीज़ मैंने और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि कुछ टाइम के बाद ना अपने आप को रिटायर कर देना चाहिए, आधा रिटायर। वो ये कि जैसे मैं अब आपके सामने बैठी, मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो मैं उनके आगे ना बच्ची बन गई हूँ। हाँ। तो वो मुझे जो है ना जिस तरह से डील कर रहे हैं ना एक बच्चों की तरह, हाँ, तो वो मैं उनके ऊपर अपना रोब नहीं झाड़ रही, मैं कुछ नहीं कर रही। तो वो उससे चीज़ें सीख रहे हैं। मुझे ये लगता है खूबसूरत बात है ये जो कि संडे वालिदैन देख रहे होंगे प्रोग्राम, ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक टाइम पे आके ना अपने आप को आधा रिटायर कर दें, पूरा ना करें, आप सख्ती रखें, बच्चों को चांस मिले चीज़ों को सीखने का, किस तरह से मैनेज करना। मैंने सिखाना है ना, आपने सिखाना है ना। अब आप रोब दबदबा डालेंगे तो वो कहेंगे बस छोड़ो, अभी हैं, काम कर रहे हैं, ये संभालते रहेंगे, जिंदगी मौत का पता नहीं, जब एकदम से उनके सर पे आन पड़ेगी फिर मसाइल आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जब हम अहले इल्म की बात करते हैं तो इस मुआशरे की तश्कील में उनका क्या किरदार है? अनफॉर्चुनेटली जो अहले इल्म है उसमें से आधे जो है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा, वही बात आ जाती है, या कोई लड़की कोई गलत काम उसने कर दिया है, तो बजाय इसके कि आप उसको पॉजिटिवली समझाएं, वो उसको डांट डपट और हर तरह के फतवे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये अहले इल्म का जो पॉइंट है बहुत अहम है नाज़रीन, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक बहुत ही अहम है, मेरी आपकी हम सब की ज़िंदगी से रिलेटेड, यानी कि हम सब की जो एक ज़िम्मेदारी, हमारा जो किरदार है इस मुआशरे को लेकर, इस मुआशरे की तश्कील में, उसी पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हम सब जो है ना बेसिमत हो चुके हैं, हमारी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। हमें लगता है जहाँ जिस जगह पे सुकून है हम उस तरफ चल पड़ते हैं, वो राह जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दर बदर जो भटकने वाली चीज़ें हैं ये हमेशा लॉस में लेकर जाते हैं इंसान को। इसी पे हम बात करें, मेहमान साथ हैं हमारे। साहिबा बताइएगा, हम बात करते हैं अहले इल्म की, किस मुआशरे की तश्कील में जो अहले इल्म है वो अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं मुकम्मल करने बाद? अहले इल्म के लिए यही है कि सबसे पहले तो वो अपने आप को ख़ुद को आसान कर ले, क्योंकि हमारा दीन बहुत सहल है, आसान दीन है। बिल्कुल। तो अब वही वाली बात है, ब्लेम गेम ख़त्म कर दें। अगर आपके पास कोई आ जाता है अनफॉर्चुनेटली अपने आप को सुधरवाने के लिए, तो आप उसको उसी तरह से डील करें, उसके लेवल पे जाके डील करें। ऐसे आप उसको उसके लेवल पे जाके जब डील करेंगे ना, वो अट्रैक्ट होगा। आप देखें, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, एक नौजवानों का एक ग्रुप है जो कि आजकल दीन सिखा रहा है, मोटर बाइक्स पे भी होते हैं वो, और वो बड़े अच्छे अल्फाज में आपको मुखातिब भी करेंगे। तो देखें, मैं ख़ुद उनको देख रही होती हूँ क्योंकि वो मुझे उनका अंदाज़ अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह से ताने तिशने देंगे, जब तक उनके साथ दोस्त नहीं उनके बन जाएंगे ना, हमारी जो नई नस्ल है ना वो बड़ी लॉजिक है, बड़ी ज़बरदस्त नस्ल है हमारी, ये बहुत सीखने वाली है। और लेकिन ये जो है ना सख्ती को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, ये नई नस्ल, नर्म लहजा, जो नर्म अल्फाज हैं, हाँ, और उस ये प्यार मोहब्बत से चलने वाले जो आज और लॉजिकल, इनको ये मैंने देखा है, अभी जो नई नस्ल आई है हमारी, ये लॉजिक को बहुत देखते हैं, ये लॉजिकल चलते हैं, ये बाउंड्रीज को नहीं देख रहे, किसी चीज़ को नहीं देख रहे। अगर आप इनको लॉजिक से कायल करेंगे ना तो ये आपके हो जाएंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, इसी पे चूँकि अपने प्यार मोहब्बत की बात की, तो हम जब अपनी इस्लाम को देखते हैं, इस्लामी तालीमात को देखते हैं, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक अगर वो तमाम तर चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं तो इसमें सुकून है। बिल्कुल। तो एक मेजर चीज़, एक मेन पॉइंट जो वाकई ही इस्लाम ने हमें दिया, अब अगर हम उसको मॉडर्न
ज़माने में देखें या अपनी तालीम के मुताबिक हम उसे देखें तो अदब की हम बात करें तो अदब जो है उसकी इस वक्त क्या अहमियत है अगर हम इसी मुआशरे की तश्कील या अपनी जो एक इस्लामी नॉर्म्स हैं, इस्लामी तालीमात हैं उनको देखें? देखिए, अदब का फिर वही बात आ जाती है कि वो आपके घर से ही सिखाया जाएगा, है ना, ऐसे ही है बात की जब सबसे पहले तो माँ बच्चे की जो पहली माँ की गोद बच्चे की पहले दर्स का वो देखे। अब मेरे अपने जैसे बच्चे हैं, उनको वो वाली मार हमेशा याद है, वो जिक्र करते हैं अम्मा आपने हमें उस वक्त मारा। एनीवे, ये तो एक मजाक की बात थी। लेकिन बात ये है कि जब तक मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करूँगी, आपको उस लेवल पे नहीं लाऊंगी, अगला बंदा मुझे नहीं करेगा। तो जब तक गिव एंड टेक वाली बात है यहाँ पे महविश, जब तक आप खुद नहीं किसी के साथ अदब से बात करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसको चलना, उसको खाना, जो भी चीज़ें हमारे दीन ने हमें सिखाई हैं, हम जब तक नहीं सिखाएंगे वो आपको फिर आप उसकी उम्मीद भी ना कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ की, जिस तरह के रवैये की आप तवक्को करते हैं ना, आप वो जो है ना दूसरों को देना शुरू कर दें, तो देखिएगा वो पलट के आपकी तरफ आएगी। बिल्कुल। अब अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार बांटना शुरू कर दें, आप नफरत चाहते हैं तो नफरत बांटे, वो रिटर्न जरूर होगी। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपने क्या करना है। चॉइस इज योर्स, ये हकीकत है। हाँ, तो अदब बड़ा इम्पोर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, आपका मुआशरा जो है वो आपको एक इज्जत की निगाह से देखे, आपको एक आला मकाम हो, तो आपने उस मुआशरे को भी फिर वो चीज़ देनी है। बिल्कुल, ये नहीं कि आप कहें कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, तो सब मेरी इज्जत करे लेकिन मुझे किसी के लिए खड़ा ना होना पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और बीइंग अ पेरेंट, मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगी कि अभी भी अपने बच्चों के सामने ना अपने जो दूसरे खानदान वाले हैं ना, उनके बारे में गलत बात ना करें। हम तो बहुत करते हैं, ये तो हमारे तो इतनी कॉमन है ना, ये कितनी कॉमन है। वो फलां से वो मेरे सालों की लड़ाई है, हम तो उससे अब भी बात नहीं करते, और तुमने भी नहीं करना, ये नहीं करें। ये पता है आप ना स्पॉइल कर देंगे अपने बच्चों को। ये अगर आपने छोड़ दी ना, आप यकीन करें आपके बच्चे बाअदब हो जाएंगे। क्या बात, खुदारा छोड़ दें भाई, खुदारा छोड़ दें, क्योंकि ये जो वक्त है ये नफरत का नहीं, ये नफरत अब तो टाइम ही नहीं। इतना ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं, इतना ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में जा चुके हैं कि ये इन छोटी छोटी चीज़ों को ना आप ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। और बात फिर वही आ जाती है, आप कुरान पढ़ लें, सूरह हुजरात में जो आयतें हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम सिखों के या किसी हमारे जो सियासतदान हैं उनके बारे में मीम्स बना के, मैंने हमेशा इस चीज़ को डिस्करेज किया है कि ये ना करो, क्योंकि ये हमारा कुरान कहता है। जब आप तर्जुमे से कुरान पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किसी को बुरे नाम से मुखातिब करना भी शदीद गुनाह है। बिल्कुल ऐसा। तो ये सारी चीज़ें, बात फिर वही है कि कुरान जिस दिन आम हो गया ना, तो हमारे अंदर से सारी चीज़ें, आप देखें बाहर यूरोप ने या दूसरे आउट कंट्रीज़ ने हमारे दीन को लिया हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने हमारी चीज़ों को अपनाया हुआ है और हमने पढ़ा, उन्होंने समझा। और वही बात है ना कि ये तो इस्लाम हमारे लिए कहता है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, उसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। बिल्कुल। तो ये हम बात करते हैं वेस्ट की, तो उन्होंने उस चीज़ को पढ़ के उस अक्ल को इस्तेमाल करके आज वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं, और हम बैठे हुए बस इधर महंगाई का रोना रो रहे हैं, इधर हम फलां जगह पे मार धाड़ हो गई है, फलां जगह पे हमने जाके ये एक्शन का रिएक्शन करना है। हम तो उन्हीं चीज़ों में से नहीं निकल पा रहे और लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसमें भी देखिए आप, मीडिया का भी ये किरदार है कि वो सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है। और माशाल्लाह से मुझे आपके पास आके बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी इस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसे चैनल्स मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली एक खुशी की बात। और ये क्रेडिट हमारे सच टीवी के मैनेजमेंट को, लेकिन मेरी टीम सच सवेरा की टीम को जाता है कि, और मैं अपनी टीम की बात करूँ, नौजवान है, हाँ, ये भी एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल, कि हमारी सच सवेरा की टीम जो है वो यूथ है और ये नौजवानों में ये एक स्किल है, ये एक सलाहियत, एक सोच है कि वो चाह रहे हैं कि मुआशरे में, क्योंकि नौजवान जिस नज़र से मुआशरे को देख रहा होता है ना, हो सकता है कि हमारे बुजुर्गान उस नज़र से ना देख लें, क्योंकि नौजवानों के एक अपने स्किल, एक अपने असर हाजिर के तकाजे, तो वो समझ रहे हैं कि मुआशरे में इन चीज़ों का फुकदान है, इस पे बात होनी चाहिए और इन चीज़ों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये यकीनन क्रेडिट गोज़ टू माय टीम और सच टीवी की मैनेजमेंट कि आज भी इन चीज़ों को या इन टॉपिक्स को हमने जिंदा रखा हुआ है। एक और चीज़ कि इस्लाम ने हमें एथिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। बिल्कुल, सबके साथ, एक तो हम अदब की बात करें, ये भी उसी से लिंक करता है कि हमने छोटों के साथ किस तरह से बात करनी है, अपने से बड़ा है, हम उम्र है, किसी भी
ایج کا ہے, ہم نے کس طرح سے اپنے جو اپنی اخلاقی اقدار, اپنی ایک ایتھیکلی ویلیوز ہیں, انہیں ہم نے اسٹرانگ رکھنا ہے, انہیں ہم نے جو ہے نا وہ بیلنس نہیں کرنا, ایک توازن کے ساتھ لے کر چلنا ہے, حالات جیسے ہی کیوں نہ ہو, آپ جتنے ہی زیادہ پریشان کیوں نہ ہو, لیکن وہ پریشانی کسی دوسرے کو نہیں دکھانی, یا اس کا غصہ آپ نے کسی دوسرے پہ نہیں نکالنا. تو یہ چیزیں جو ہیں اپنے اس معاشرے میں ہم کیسے اس کو ڈالیں, کیونکہ ہمیں غصہ ایک پہ ہوتا ہے, ہم نکال دوسرے پہ دیتے ہیں, اور یہ چیز واضح ہو رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ لڑ جھگڑ کے کہیں اور آیا ہے اور اب یہ غصہ کسی اور پہ نکالے. ایون پچھلے دن بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں سو کال, جو غصہ تو گھر پہ ہوتے ہیں لیکن آ کے وہ نکال عوام پہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اپنی جو ایتھیکلی, اپنی جو ویلیوز جو اسلام نے ہمیں ایک اخلاقی اقدار دیے ہیں, انہیں آج کے معاشرے میں کیسے ڈھالیں؟ دیکھیں اس کی مثال سب سے پہلے آپ کا اپنا چینل ہے نا. جس وقت میں انٹر ہوئی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا, جیسے مجھے جو بچہ ریسیو کرنے گیا تھا, کہ یہاں پر جو یہاں کا جو بڑا ہے اس نے بڑی یہاں کی ایک سدھار رکھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, حالانکہ میں تو فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آئی ہوں, لیکن میں نے گیٹ سے ہی, مین گیٹ سے فیل کر لیا, اندازہ ہو گیا, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اندر کیسا ماحول ملنے والا ہے. الحمدللہ. تو پھر یہی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اندر سے نہیں سدھاریں گے نا مہوش, کوئی چیز نہیں سدھرے گی. اور صبر, ڈنڈا لے کے بھی کھڑے ہو جاتے, ڈنڈا لے کے نہیں ہو سکتا. ہاں, اور ہم نے خود اپنے اندر پیشنس, صبر کو پیدا جب تک نہیں کریں گے ہمارے اندر سدھار نہیں ہوگا. صبر جس دن آ گیا نا, ابھی ٹھیک ہے بجلی کا رونا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہمیں ضرور کھڑے ہونا چاہیے, یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن صبر بھی تو کریں نا. صبر کو بھی تو آپ کریں نا. آپ 10 اے سی نہ چلائیں نا, آپ 10 اے سی نہ چلائیں, آپ تھوڑا کر لیں. تو پھر شاید میری بات ہی سب کو بری لگ رہی ہوگی. چیک اینڈ بیلنس وہ بڑا ضروری ہے, اور آپ جتنا میانہ روی اختیار کریں گے, جتنا اعتدال پسند ہوں گے, اتنا ہی آپ بہتری میں جائیں گے, اور اتنا ہی آپ کے وہ اخلاق میں بھی جو ہے ایک ٹھہرا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں کافی زیادہ ویسے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, جیسے وہ اونٹنی والا واقعہ ہوا, یا ایسے اچھا اس واقعے کے بعد اور 2-3 واقعے جو ہیں وہ سامنے آئے تھے, اس کی چاروں وہ کاٹ دی. یعنی کہ انسانیت ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ وہ دیکھیں وہ ضد میں کیا نا, کیونکہ وہ جب ایک والا ایک واقعہ ہوا اس کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا, بہت زیادہ جب پھیلایا گیا, تو وہ جو سیکنڈ واقعہ ہوا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے ضد میں ہوا ہے. تو وہاں پر بھی صبر کیا جاتا, یا پھر وہ حکمران کو احساس مر گیا ہے ہمارے اندر. پھر بات وہی ہے کہ ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی, ان کو وہ درس نہیں مل رہے, ان کو پہنچائی نہیں جا رہی باتیں اندرون. تو بس یہ ہے کہ صبر ہے, اس طرح سے ان کی کمیونیکیٹ نہیں, ہاں, انہیں گروم اس طرح سے نہیں کیا جا رہا, یا سکھایا نہیں جا رہا کہ آیا آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اور آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے, حالات جیسے بھی ہوں آپ نے درگزر کیسے کرنا ہے. بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ. ایک اور چیز اس میں, جب ہم دیکھتے ہیں اسلام نے حیا کا جو ہے وہ درس دیا, تو جب ہم اس وقت اپنی معاشرتی زندگی دیکھتے ہیں, خوبصورتی زندگی میں سب چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتے, جب سب چاہتے ہیں کہ ہماری اس وقت جو لائف ہے وہ بڑی خوبصورت ہو, لیکن اس میں جو ایک یہ حیا کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کیسے مد نظر رکھیں اس دور کے اندر, جو ایک یقیناً ایک بڑا تلخ دور بھی ہے, کمپٹیشن بھی ہے. پھر وہی آ جاتا ہے کہ دیکھیں جب میں اپنے آپ کو جس طرح سے ریپرزینٹ کروں گی نا, یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک انسان کے اندر رکھا ہے کہ وہ غلط چیز کے اوپر وہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے شرمسار ہوتا ہے, ضمیر ساتھ نہیں دے رہا, ضمیر ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. مہوش, اب آپ جس ماشاءاللہ سے اس طرح سے میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اگر میری جگہ اس ٹائم پہ کوئی اور ایسے بیٹھی ہوتی نا, آپ یقین کریں وہ آپ کا والا حلیہ ضرور اختیار کرتی کہ مجھے بھی اس طرح جو ہے, مجھے بھی اس طرح سے. ہاں, تو یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو ریپرزینٹ آپ ایسے کریں گے نا, تو میرا خیال ہے کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو ہی جائیں گے. جب تک ہم شروعات نہیں کریں گے نا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, تو ہم نہیں ٹھیک. اچھا, یہ چیز جو ہے یہاں پہ پھر میں اپنے سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کو یہاں کریڈٹ دوں گی کہ جب سے یہ چینل اس کی بنیاد رکھی گئی, انہوں نے یہ ٹرینڈ متعارف کروایا, بہت اچھا ٹرینڈ, اور سالوں سے جو ہے یہ ان کا ٹرینڈ چلا آ رہا, اور انہی کو دیکھ کے آپ نے دیگر کچھ ایسے نامور ٹی وی چینلز ہیں ان پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینکر جو ہیں کچھ وہ اسکارف کر کے انہوں نے پروگرام کو اسکارف کر کے بیٹھنا شروع ہو گیا, پروگرام انہوں نے کرنا شروع کر دیا. بلکہ اس سے پہلے ہم کہتے تھے کہ اسکارف کے ساتھ کون ٹی وی پہ آئے گا, کون اس کو دیکھے گا بھائی, آپ نے تو ٹی وی پہ آنا ہے, آپ نے تو کھلے بالوں کے ساتھ آنا ہے, آپ نے تو ماڈرن ڈریس کے ساتھ آنا ہے. تو یہ الحمدللہ کہ یہ سچ نے یہ ایک ٹرینڈ متعارف کروایا. تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سب مل کر کوشش کریں تو وائی ناٹ. بالکل. اب دیکھیں جیسے میں اپنے گھر سے اگر نکلی ہوں,
हमारी भी फैमिली जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगले बंदे को पता है कि ये जहाँ जा रही है वहाँ पर अपनी लिमिट्स में ही रहेगी, तो बात फिर वही आ जाती है कि घर में मुझे मेरी लिमिट बता दी गई है। और फिर आप वाली बात है कि मैं खुद भी ज़्यादा चैनल्स पे जाती रहती हूँ, तो वहाँ पे जब मैंने बताया कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरी लिमिट नहीं है, तो मुझे वहाँ पे प्रोवोक किया गया, ओ आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आपको क्या ज़रूरत है लिमिट्स की। मैंने कहा नहीं मेरी है, फिर मैं वहाँ नहीं गई। लेकिन ये है कि फिर जब तक आप घर से सुधार पैदा नहीं करेंगे। अच्छा, ये आप कुछ लिमिटेशंस की आपने बात की, ये हमारे माशरे में है। जिस तरह हम हया की बात कर रहे हैं, हया आपके लिबास में, आपका पर्दा, आपकी निगाहों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में ये चीज़ें झलकती हैं। क्या वाकई आप बाहया हैं, बापर्दा हैं? हया का ताल्लुक जो है ना सिर्फ लिबास से नहीं होता, आपके अल्फाज से होता है, आपके जस्सर से होता है, आपके अखलाक से होता है। आपके अखलाक में भी हया होनी चाहिए, आपकी आंखों में हया होनी चाहिए, कपड़ों में तो डेफिनेटली होनी ही होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक हयादार बंदा बनता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये नहीं कि आपने मुकम्मल लिबास जो है वो ज़ेब तन कर लिया, लेकिन आपके अल्फाज में इतनी बेहूदगी है कि सुनने वाला जो है वो शर्मसार हो जाए कि आया मैं किससे मुखातिब हो चुका हूँ, किससे मैं मुझे बात करने का इत्तेफाक हो गया। आप इस चीज़ पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। आप कुछ कहना चाह रही थी? आप अगर किसी ऐसे बंदे से मिले, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अभी भी गाँव में भी मौजूद है, जब वो बात स्टार्ट करते तो गाली से स्टार्ट करते हैं, ऐसा ही है ना। तो फिर हमारा दिल नहीं चाहता कि अगली दफ़ा हम उस दफ़ा तो हम हंस लेते हैं, अगली दफ़ा हमारा दिल नहीं चाहता कि हम उससे बात करें। तो अपनी बात में, अपने अल्फाज में ऐसी हया पैदा करें कि अगला बंदा आपकी बात वडेरों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कि जो वडेरे हैं वो खुदारा आप अपने ये लहजे बदल लें, ये चीज़ें बदल लें, अपने अंदर नरमी पैदा कर लें। फिर वही आ जाती है कि आप सीरत नबी जब उठा के देखेंगे, जो हया वहाँ थी, जो उसका तो हम तो धूल भी नहीं है, तो हम तो उनके कदमों की खाक बराबर। लेकिन शुरुआत तो करें, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश की जहाँ तक हम बात करते हैं, मेरा अगला सवाल भी यही था। वो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ खुद ही लिंक हो गया कि हम अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। हम क्योंकि इस वक्त साइमा मुझे लगता है जो हालात हमारे हो चुके हैं ना, अब हमें सुकून चाहिए। Exactly. अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसी जादू की छड़ी घूम जाए कि बदलाव आए, हम एक डायरेक्शन में हम चल पड़ें, हमारे मुआशरे में सुकून आ जाए, अमन आ जाए, एक कामयाबी जो हम सब चाहते हैं वो आ जाए। उसमें कहीं ना कहीं हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ये तमाम तर जो कोशिशें हैं ना, ये नाकाम होती जा रही हैं। रीज़न क्या है? रीज़न वही है, दीन से दूरी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि जिसको कहते हैं ना आतिश फटने वाला है, तो अब इतनी लिमिट हो चुकी है। मुझे अल्लाह ताला के ऊपर अपने पूरा यकीन है कि हम अपने अब वापसी की तरफ शुरू हो गए हैं, हम में अब बदलाव शुरू हो गया, क्योंकि हम एक्सट्रीम हो गए, एक्सट्रीम हो गया अब हर चीज़ का। आप देखें एक्सट्रीम हो गया। अब जिन्होंने जो अल्लाह की तरफ आना चाहेंगे ना, वो अब सुधार शुरू हो जाएगा। अब आप देखें कि बच्चे भी और मैं और आप भी हम बोलना शुरू हो गए हैं कि हमें अपने उस तरफ वापस चले जाना चाहिए। ऐसा ही है ना, कामयाबी उसी में। हाँ, हम जो हमारे बुजुर्गान, जो हमारी असल जो बुनियाद है, सादगी बिल्कुल। बल्कि मैंने ये नोट किया है कि अभी जो नस्ल है, एक तो खैर बहुत ज़्यादा चली गई है एक्सट्रीम बिगाड़ की तरफ, लेकिन एक जो नस्ल है ना, वो सादगी की तरफ आ रही है कि नहीं हमें 1000 बंदों की शादी की ज़रूरत नहीं है। सुना है ना आपने, अब यही बच्चे कर रहे हैं कि नहीं। तो मुझे ये लगता है कि हम जो है वापसी की तरफ शुरू हो गए, हमें अब इस चीज़ को प्रमोट करना है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि दिखावे में, नमूद नुमाइश में हमारा फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। क्योंकि लोगों ने आना है, हम 2000 बुला लें, 1500, 1000 बंदा हम बुला लें, उन्होंने कीड़े निकाल के जाने। इसलिए बेहतर है कि हम जो हमारी इस्लामिक तालीमात हैं, जो इस्लाम ने कहा है, उसी के मुताबिक अब हम सादगी के साथ ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर, क्योंकि हमने हमारे घर से ही पे करना है, किसी ने आके हमें जो है हमारी जेब में नहीं डालना। इस वक्त माशरती बहरान, जिस पे बहुत सारी चीज़ें, अदम बर्दाश्त की हमने बात की कि एथिकली हमारी जो एक वैल्यूज़ है वो बिल्कुल डाउन होती जा रही हैं। एक और देखें तो मुआशी बहरान जो है वो भी, उसका भी हमें सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखें, लम्हा ब लम्हा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा जो है वो इशू बन चुका है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन? हम अपने आप को ही इसके ज़िम्मेदार ठहराएं, या फिर वही बात ब्लेम गेम हम कहें कि ये तो हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है, इसका ज़िम्मेदार वो है? असल ज़िम्मेदार तो हम खुद ही हैं, जिन्होंने हमने ऐसे हुक्मरान अपने ऊपर मुसल्लत किए। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, वैसे हुक्मरान। हाँ।
तो असल तो हम खुद ही हैं, लेकिन जिम्मेदार एक्चुअली में हम खुद हैं। एक्चुअली में तो हम खुद अब ही हैं। अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम भले वो कहेंगे तो साइमा जिम्मेदार है, बिल्कुल। साइमा कहे तो मैं भी जिम्मेदार हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा, तभी आगे सुधार शुरू होगा। तो एक कहते हैं ना यकजहती जो है ना, यकजहती ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मैं अक्सर बात करती हूँ, अपने प्रोग्राम में भी हम जिक्र करते हैं कि हम वो कौम हैं, हम वो नेशन है जिसने अपने लिए एक अलग रियासत, एक अलग वतन जो है वो हासिल कर रहे, इतनी कुर्बानियों के बाद डटे रहे। तो ये कौम क्या कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल सही बात है। ये दुश्मनों से अगर लड़ सकती है तो ये अपने जो अंदर के हालात हैं उनको क्या ये सुधार नहीं सकती? और हमारे अंदर जो है बात फिर वही आ जाती है कि हम ये 2 वक्त की रोटी में ही लगे हुए हैं, दुनिया किधर की किधर पहुंची। मैं उस दिन मोदी का एक बयान सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे, मुझे थोड़ी सी बात ठीक भी लगी उसकी, पाकिस्तान से हमारा क्या मुकाबला, वहाँ तो सिर्फ सारे लोग 2 वक्त की रोटी में लगे हुए हैं, हम तो किधर के किधर पहुंचे हुए। और देखें ये बात थोड़ी बहुत ठीक भी है, और इस बात पे हमें सोचना चाहिए कि वो दुश्मन हमें क्या कह गया है वो हमारे लिए। तो ये और देखें कि हमारे पास किस चीज की कमी है। आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट, आपकी यूथ, आपके पास हम लैंड की बात करें, आपके पास हर तरह की लैंड, हर तरह का मौसम की बात करें, हर तरह का मौसम, आप एग्रीकल्चर ममालिक में आपका शुमार हो रहा है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर मजीद हम डिस्कशन करते हैं। यकीनन नाज़रीन टॉपिक बहुत वसी है और ये हकीकत भी है कि हम सबको अपना किरदार, अपनी जिम्मेदारी जाननी है। मजीद इस पर हम बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक हमारा जो दूसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, मुआशरे की तश्कील पे बात की जा रही है और इसमें हमारा क्या किरदार है उस पर डिस्कशन हो रही है। बेसिमत हो चुके हैं, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं रही, और जब एक इंसान के पास, एक मुआशरे के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती तो यकीनन वो मुआशरा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तरक्की की राह पे गामज़न होना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। किसी भी मकाम पे जाने के लिए आपको पहले आपके सिमत का तयन करना बहुत ज़रूरी है। इसी पे हम बात कर रहे हैं। साइमा बताइएगा कि ये जो हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में अगर कोई इशू आ जाता है, कोई तनाव आ जाता है, कोई नेगेटिविटी आ जाती है, तो उसका ओवरऑल देखा जाए तो मुआशरे पर क्या उसके असरात हो सकते हैं जो कि इस वक्त है। उसके देखें फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम उस मसले को लेके पॉजिटिवली चलेंगे तो फिर वो हल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, जैसे कि आपको पता है जैसे हमने मिसाल ली ऊँटनी वाले वाक़े का, उसके कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई, तो फिर वो बिगाड़ बढ़ता चला गया और फिर वो आगे पूरी दुनिया में हमारी कितनी सुबकी हुई आपको पता ही है। देखिए पहले ज़माने में भी जो मीडिया का बहुत अहम रोल है वैसे हर जगह ही, तो इतनी ज़्यादा चीज़ बात करें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका अपना एक रोल है। बिल्कुल। तो उसमें अभी माज़रत के साथ अब ये ज़्यादती हो गई, भाई इसको आप ना लगाएं ना, इस पट्टी को आप ना लगाएं ना। एक और चीज़ सोशल मीडिया के किरदार पे चूँकि बात आपने की, फिर यहाँ पे एग्जांपल मैं वेस्ट की दूंगी कि अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इश्यूज, बहुत ज़्यादा ये जो हमसे ज़्यादा हम रेप केसेस की बात करते हैं या मुख्तलिफ जराइम की बात करते हैं, ये ड्रग्स इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, वो वेस्ट में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी उनकी खबरों में या उनके सोशल मीडिया पे आपने देखा? नहीं। आप जब उस जगह कदम रखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमसे ज़्यादा तो यहाँ पे भाई बिगाड़ है। बिल्कुल। वो दूर के ढोल सुहाने वाला काम है कि सोशल मीडिया पे आप उनकी चार्मिंग लाइफ देख रहे हैं, ऐसा ही, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा है। बट हमने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट कर दिया, जरा सी बात होती नहीं, फटक से सोशल मीडिया पे और 4 लगा के और पट्टी और बिना तस्दीक किए भी कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी न्यूज़ बिना तस्दीक किए हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। अब वहाँ पे क्या तासुरात जा रहे हैं और ये चीज़ बिगाड़ का बहुत सबब बनता है। अब एक ऐसा बच्चा जो उस खबर को देख रहा है, उसमें वो उसको हो सकता है कि वो सोचे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, मैं इसको करके देखूं, और फिर तो हमारे बिगाड़ पैदा हो गया ना। जो इल्म या हम अकल वालों की बात करें कि हम फिर उसको शेयर भी कर रहे थे धड़ाधड़। यही बात है असल में। एक ने तो अपलोड कर दी, फिर उसमें जो हिस्सा डालने वाले वो फिर उसको शेयर करना शुरू कर देते, मजीद बढ़ावा देते। अच्छा, फिर वहीं आ जाती है कि जिन लोगों ने कहा कि हमारे बारे में खबरें ना डालो, हम वो पोस्ट नहीं रीपोस्ट करते, ये सारी कर देते। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप एक
पकड़ के बैठे हुए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कैसे सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज जो है, देखिए सोशल मीडिया बुरा नहीं है, नहीं है बुरा, टेक्नोलॉजी की बात करें ये बुरी नहीं है, तो हमारी आसानी के लिए आसानी ये एक चीज़ आई, लेकिन उसका जो इस्तेमाल हमने करना शुरू कर दिया वो हमने उसका जो एक बेजा इस्तेमाल, दूसरा उसका ये नेगेटिव खबरों के लिए, किसी की तजलील करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, या अपनी वावा बटोरने के लिए, अपने लाइक्स ज़्यादा और एक शोहरत हासिल करने के लिए इसका हमने इस्तेमाल शुरू कर दिया। आया मुआशरे की तश्कील यानी कि पॉजिटिविटी, उसको अगर हम एक सोशल मीडिया को पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो मुआशरे की तश्कील उससे कैसे कर सकते हैं, किन पहलुओं को हम, बुनियादी अवामल को हम मद्देनज़र रखें? उसमें भी फिर हम अपनी पॉजिटिव अपना जो डालें ना, जो भी आप मवाद डाल रहे हैं उसमें जब आप पॉजिटिव डालें, आप देखें मिसाल ले लें टिकटॉक की, मैं खुद टिकटॉक पे हूँ, मैं अपनी जो मेरा बिजनेस है मैं उसकी टिकटॉक बनाती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है ना, आप उससे कट के भी नहीं रह सकते, ज़रूरत आपकी बन गई। हाँ, उससे हम कट के नहीं रह सकते। जब आप लेकिन स्क्रॉल करें तो आपको सिर्फ डांसेस आ रहे होते हैं, है ना, ऐसे ही है ना। आप अच्छी चीज़ है, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे लगता है हमें ना चलना भी बहुत मेहनत की इस वक्त ज़रूरत पड़ेगी अगर हम पॉजिटिव यूज़ की बात करें। क्योंकि एक अच्छी चीज़, एक काम की चीज़, एक प्रोडक्टिव चीज़ जो है सोशल मीडिया पे उसे वायरल करने में वक्त लगता है। अब वो एक बच्ची जिसने वो एक डांस किया था वो मिलियंस में चली गई, याद है ना आपको, वो जो एक गाना था। तो लेकिन अब देखें फिर बात यही आ जाती है कि मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे डॉक्टर सरार अहमद हो गए या हमारे कोई और हो गए, कभी भी आपने देखा है कि उनकी बरसी की या उनकी कोई इस तरह की चीज़ शेयर हो रही हो? लेकिन अगर कोई इंडियन एक्टर या एक्ट्रेसेस फौत हो, मरे, तो वो हर चैनल पे आ रहा होता है। भाई वाई, क्यों? हमारे पास भी तो लोग मौजूद हैं ना, इस्लामी स्कॉलर्स भी तो हैं, आप उनकी खबरें लगाएं। अच्छा, मैं आपने कहा कि वेस्ट भी वहाँ की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही होती है, वो एक खातून है उनको कैंसर हुआ है, तो मैं देख रही हूँ अपने पाकिस्तानी जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर उसकी खबरें चलाई जा रही हैं। आया आप अपने मुल्क में जो कैंसर से लड़ रहे हैं लोग, जो बच्चे, जो ख़वातीन, जो मर्द हज़रात, आपने उनकी कितनी खबरें चलाई? बिल्कुल, ये एक मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल, आप उस इंडियन एक्ट्रेस की पाकिस्तानी मीडिया जो है, नामवर मीडिया, एक तो होता है यूट्यूब चैनल्स, नहीं नामवर चैनल्स जो हैं वो उनकी खबरें चला रहे हैं, उनके पोस्ट जो है वो अपलोड कर रहे हैं कि आज उसको कैंसर हो गया, उसकी माँ ने इस तरह इमोशनल किया, आज उसने बाल कटवा दिए। आपने अपने पाकिस्तान में जो कैंसर की जंग लड़ रहे हैं, आपने उनकी कितने पिक्चर्स या कितना उनको आपने वायरल किया कि लोग कोई ना कोई उनकी हेल्प कर सके? अब आप देख रहे हैं, यही तो ये हमारा मुआशरा, ये क्या कर रहे हैं? तो इसको ये तो मैं और आप ही कर रहे हैं ना, कोई वो बाहर से आके या कोई और आके तो नहीं कर रहा ना, मोदी तो नहीं कर रहा ना ये काम, ये तो हम ही कर रहे हैं ना, वो तो अपने शहर में कर रहे हैं ना। अब एक चाहिए सिर्फ शोहरत। अब आप देखें वो जो शादियाँ वो डांस करती हुई दुल्हन जा रही है, अब वो ट्रेंड हमारे यहाँ भी आ गया, ऐसा ही है ना। वो भी पड़ोसी में हैरान रह गई, अब हमारी दुल्हने भी उसी लिबास में हो गया और वो डांस करती हुई दूल्हे के पास जा रही है। हम तो मुआशरे की तश्कील की बात कर रहे हैं, हमें तो ट्रेंड सेटर होना चाहिए। और ये हम तो अपने पड़ोसियों के ट्रेंड जो है वो फॉलो करना शुरू, नकल, मतलब हम क्या साबित करना चाहते हैं कि हम नकल से आगे बढ़ सकते हैं? हमें अपना कोई टैलेंट नहीं है, हमें अपनी कोई ऐसे सलाहियतें नहीं है जिसको हम यूटिलाइज कर सकें, यानी कि हमने कॉपी ही करना है। वेरी मतलब ये एक शेमफुल हरकत है। फिर देखें जो एक आम पब्लिक है या जो एक नॉर्मल बच्चा है, जो एक नॉर्मल माँ बाप है, वो तो फिर उसी को कॉपी करेंगे ना, वो तो फिर उसको देखेंगे। और इससे देखें कि एक जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबका है या जो हमारी यूथ है, उन पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? वो तो कहेंगे फलां ने ये किया है, अगर मेरी शादी या मेरा फंक्शन ऐसा ना हुआ या मेरी जिंदगी इस तरह की ना रही तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? ये होता एक और चीज, लोग क्या कहेंगे? ये लोग हमें हमारे मुआशरे को लेके बैठ गए, हमारे वो कहते हैं ना कि जड़ों में बैठ गए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने आके आपके घर का चूल्हा नहीं चला, राशन नहीं डालेंगे वो। तो ये लोगों की ये सोच से नहीं, लोग कौन है? हमें आप हैं, और कौन है लोग? मेरा थोड़ा सा काम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी है, तो मैं अपनी हर खातून को यही कहती हूँ, जब वो कहती है ना मेरी सास क्या कहेगी, मेरा फला, मैं उसको कहती हूँ तुम्हारे घर में आके राशन डाला है उसने? नहीं। तुम्हारे बच्चे की फीस दे रहे? नहीं। तो बस फिर तुम अपना काम करो। जब अपना काम करोगे, असर में लोगों की तरफ देखना आप छोड़ दें। जब आप लोगों की तरफ देखना छोड़ देंगे
تو پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے بزرگ بڑے قناعت پسند اپنی تھے. پرواہ کریں. اپنی پرواہ کریں نا, اپنے گھر کو دیکھیں, اپنا بجلی کا بل بھرو بھائی, 3 AC نہ چلاؤ. یہ بات دیکھیے, آپ نے اپنی قبر میں حساب آپ نے دینا, پڑوسی نے یا لوگوں نے آ کے نہیں دینا. قبر تو ابھی دور کی بات ہے, اپنا بل ابھی ہم نے پہلے خود وہ آپ نے خود ہی بھرنا ہے, اس میں بھی پڑوسیوں نے نہیں ہے, انہوں نے نہیں کہا اچھا آپ کے گھر میں AC تھا یا نہیں تھا, آپ ٹھنڈی ہوا لے رہے تھے یا گرم لے رہے تھے ہوا, بالکل اس میں معاشرہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. نہیں دے گا. آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. اب وہ کیسے لڑنی ہے یہ اب آپ کو سوچنا پڑے گا. یہ اب آپ کو خود معاشرے میں اس کے لیے ڈائریکشن چاہیے, اس کے لیے ڈائریکشن ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم خود ہی ٹرینڈ سیٹرز بنیں گے, اور کیا ہو سکتا ہے. خدارہ پڑوسی کو کاپی کرنا چھوڑ دیں. اس کے لیے یہ ہمارا جو پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, اس کو بہت ایکٹیولی. جی, تو ابھی ایک شادی کی بات کی نا, اس سے پہلے بھی کچھ شادیاں ہوئی ہیں ہمارے پڑوسی ممالک میں, ان کو بھی فالو کیا گیا. ہمارے اس ملک میں ہم دیکھیں, ہمارے اسلام میں جو ہے وہ کتنی آسانی اس کے ساتھ کہا گیا کہ آپ نے شادی کرنی ہے, نکاح کرنا ہے, ولیمے کہاں کہا گیا کہ آپ نے ولیمے میں آپ نے کچھ, وہ بھی یہ تھوڑی ہے کہ اوقات سے باہر ہو جائے. لیکن کہا کہ کچھ لوگوں کا آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ آپ ولیمہ کریں, اور نکاح جو ہے وہ بڑی سادگی کے ساتھ وہ بھی کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا. ہم کیا کریں, 10 دن 12 15 دن کی شادی, کون اتنی لمبی شادی کرتا ہے, کون اتنی. اچھا, ایک شادیوں کے علاوہ مجھے ابھی یاد آیا مہوش, 1-2 چیزیں اور ہیں جو کہ بڑی تشویشناک ہے. ایک تو پروموٹ کیا جا رہا ہے, مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں جیسے ہندو مسلم کی شادی, ہندوز کی شادی, تو اس کو بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے. اب وہ اتنا زیادہ جب دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یہ کوئی بات نہیں ہوتی, ایون کہ پاکستان میں بھی اب ہو رہا ہے, میں نے خود وٹنس کیا اس چیز کو. تو ہمیں نا ابھی سے اس چیز کو پکڑنا ہے, سٹاپ کرنا ہے. اگر ہم نے ابھی اس چیز کو سٹاپ نہیں کیا نا, تو یہ آگے جا کے بہت بگاڑ کا سبب بن جائے گا. کیونکہ یہ چیزیں ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں, نوجوان یہ ہمارا وہ طبقہ دیکھ رہا ہے جس نے اس معاشرے کو سنبھالنا ہے, اس معاشرے کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے. اگر آج سے ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں چلی جائیں گی تو کل کو وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ایک یہ چیز تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے, ادھر لائیو. ایک یہ چیز, اور دوسری قوم لوط والا آئی مسٹ سے, وہ چیز بہت آگے بڑھ رہی ہے. اس میں اپنے بچوں کو خدارہ روکیں کہ جو ایک ابھی چل رہی ہے نا چیز ہمارے ملک میں, تو میں نام نہیں لوں گی, لیکن وہ بہت خطرناک ہے. مجھے آگے اس میں بہت برائی نظر آ رہی ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا, اپنے بچوں کو, آپ سب اپنے بچوں کو اس چیز کی تمیز سکھائیں, ان کو لے کے بیٹھیں, ان کو بتائیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, آپ نے اپنی مرضی کے اوپر نہیں جانا, اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے آپ نے اس پہ جانا ہے. یہ 2 چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں اس 2 چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا, یہاں پہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دینی تعلیم کو بھی عام کریں تو یقیناً یہ اس معاشرے کی تشکیل میں کافی مددگار, بلکہ 110% جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ پیغام میں یہی دوں گی کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے بچے کو سدھاریں. جب اس طرح سے سارے ماں باپ کریں گے, اپنے بچوں کے دوست بن جائیں, مہوش کے دوست بن جائیں, سب کے دوست بن جائیں, سب کے دوست بن جائیں. جب آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے تو معاشرہ خود پازیٹیو ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سائمہ وقتی, آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی, بہت ہی اہم ڈسکشن رہی. یقیناً ناظرین, معاشرے کو سدھارنا ہے, معاشرے کو سنوارنا ہے, معاشرے کی تشکیل کرنی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح, یعنی مجھے, میری, انڈیویجولی ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا, اپنی اصلاح کرنی ہوگی, اپنے لیے ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوگی, اپنا ایک ویژن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, تبھی ہم اس معاشرے کی تشکیل اور کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.